हाय विवेक, हाय उत्कर्ष, हाय इंद्रप्रीत, हाय आयुषदीप, हाय रुस्तम, हाय मनीष, दारिश, देवांश, अक्षत, राघव, तरुण, नरगिस। ओहो, कैसन बा? सब बढ़िया। गुड आफ्टरनून। हाय हाय, हाय आदित्य, हाय मनीष, गोविंद, निखिल, विनय, खुशी, युवराज, अनुष्का। ओहो, विराट कहाँ रह गया? माहिर। चलो एक चीज़ मैं ऑन और सेटअप कर लेता हूँ साथ में। ओके। हाय। तो क्या मैं इस डर से दिख रहा हूँ, और क्या मैं इस खिड़की में भी दिख रहा हूँ? थोड़ा सा दूर दिख रहा हूँ वैसे ना, तो थोड़ा सा ऐसे और करना पड़ेगा। और फाइनली राइट, और देख लेते हैं, ये भी दिख रहा है। तो मेरे को कोई चीज़ बतानी होगी तो यहाँ बताएंगे, बात करनी होगी तो इधर बात करेंगे, और कमेंट्स पढ़ने होंगे तो इधर कमेंट्स पढ़ लेंगे। भैया, आई एम नॉट एबल टू मेक एनी पर्टिकुलर करियर चॉइस, सो हाउ शुड आई डील विद दिस सिचुएशन? ओके, आज के सेशन में हम क्या रख रहे होंगे, हमारे लगभग 7 सेशन हो रहे होंगे, राइट? उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड, राइट? आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम में से मेजॉरिटी बच्चों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, राइट? कुछ का इकोनॉमिक्स होगा और कुछ का कंप्यूटर साइंस होगा, राइट? तो सबसे पहले हम बेसिक इस चीज़ के बारे में बात कर लें कि हमें किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना चाहिए आखिरी के इन 30 दिनों के अंदर। और इस दौरान आपके जो साथ में ऑन द स्पॉट डाउट आते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हाय कार्तिक कुमार, राइट? हाय नवीन कुमार। भैया, बोर्ड्स के साथ CUET का प्रिपरेशन कैसे करें? टर्म 1 चैप्टर्स बहुत दिन पहले पढ़ा था। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जैसे ही CUET आएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में। अच्छा, आप में से सबको ये चीज़ पता तो होगी ना, मतलब मतलब ये चीज़ सबको आइडिया है कि अब जनाब अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो, जिसमें आपका सबसे मेजर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आता है, राइट? तो UGC ने गाइडलाइन दे दी है कि अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। जैसे IIT में जाने के लिए आपको JEE का एग्ज़ाम देना पड़ता है, मेडिकल में जाने के लिए आपको ऑल इंडिया लेवल पे नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसी प्रकार से दिक्कत ये आ रही थी कि भैया कोई कह रहा था ये स्टेट बोर्ड मुश्किल है, ये स्टेट बोर्ड आसान है, CBSE आसान है, ICSE मुश्किल है। इस तरह से दिक्कत हो रही थी। और सब लोग अगर 99% ले भी आते हैं तो इतनी सारी सीटें नहीं हैं, किस 99% को सीट दें हम? तो इसलिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन बना दिया गया है। और साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके बारे में हमने लगभग साल भर पहले बात करी थी। अब एक साइंस का बच्चा है, वो चाहे तो आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट ले सकता है, आर्ट्स के कुछ कॉमर्स वाला ले सकता है, कॉमर्स वाला आर्ट्स साइंस दोनों के ले सकता है, राइट? कोई चाहे तो अपने सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉल साइंस रख सकता है, राइट? तो अब CUET का एग्ज़ाम हो रहा होगा, और इससे देश भर की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन कंपलसरी कर दिया है। और जो स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें सजेशन दिया गया है कि आप भी चाहो तो इस रूल को यूज़ कर सकते हो, राइट? जैसे इंजीनियरिंग के अंदर भी होता है ना, काफ़ी सारे इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जिनका खुद का पेपर होता है, पर वो JEE मेन का स्कोर भी देखते हैं, उनके ऊपर है वो कितना देखें। तो इससे क्या हमने अभी तक जो पढ़ा वो ख़राब हो जाता है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वो जो 6 डोमेन सब्जेक्ट है ना, उनके अंदर आएगा क्या? उनके अंदर आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी आपका 5वां सब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, राइट?
भैया ये सी यू, अच्छा एक बच्चा कह रहा है ये सी यू सेट और सी यू ई टी में क्या डिफरेंस है। पहले इसका फॉर्म था यार सी यू सेट, आज से पहले तक की बात करें, अब इसको बदल के बीच का सी हटा दिया है, नाउ दिस इज सी यू ई टी, राइट। तो आपने जो भी पढ़ाई करी है अभी तक वो सारी की सारी आएगी। बस आप यूं मान लो जैसे टर्म वन ऑब्जेक्टिव था, टर्म टू सब्जेक्टिव है, सी यू ई टी क्या है, टर्म वन टर्म टू दोनों का सिलेबस बट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, और एक साथ पूछा जा रहा होगा। मुझे इसमें जैसे इस बच्चे ने कहा टर्म वन का सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा, जी हाँ। अगर सी यू ई टी का पेपर आप दे रहे हो और जुलाई के फर्स्ट वीक में, अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में बताएंगे कि पेपर दिखेगा कैसे, क्या सिलेबस होगा, ठीक है, क्या क्या हमें चीज़ें पढ़नी होंगी, किस प्रकार से डोमेन सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर रहे होंगे। काफ़ियों के तो 5 ही सब्जेक्ट थे तो वो 6 डोमेन सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट कर रहे होंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं, या इज़ इट अप टू 6 डोमेन सब्जेक्ट्स, ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमें थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। भैया क्या आप अपनी कक्षा पे सी यू ई टी के लिए क्रैश कोर्स ला सकते हैं? हाँ अरुण पचार, ला सकते हैं, एक बार हमें खुद कंफर्मेशन तो हो जाए कि ये पेपर में पूछेंगे क्या, राइट। या तो हम लास्ट ईयर के सी यू सेट के पेपर देखें तो उसमें जो यूजुअली पूछा जाता है, ये आपके डोमेन सब 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, इतना तो यूजीसी ने कह दिया है। जैसे जेई एडवांस का पेपर होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, एक आफ्टरनून शिफ्ट में होता है, राइट, दो 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 पेपर होते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी 2 शिफ्ट बताई जा रही है। पहली जो शिफ्ट होगी उसके अंदर आपका एक तो लैंग्वेज का पेपर होगा, ठीक है, 2 डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे और जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आपका एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, क्वांट एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस हो गए। तो एक तरह से आपको सिर्फ 12th का सिलेबस नहीं करना होगा, आपको अब 10th का सिलेबस और करना पड़ेगा। वो याद है वो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस वाले, वो ट्रेन वाले, ब्लड रिलेशन वाले, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके क्वांट रीजनिंग एप्टीट्यूड इन सब के अंदर। तो वहाँ पे यूजीसी का ये कहना है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि होगी आपके डोमेन सब्जेक्ट के नंबर देख लेंगे, काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी जिनको हो सकता है आपके जनरल क्वांट रीजनिंग एप्टीट्यूड कितना अच्छा है उसके बेस पे आपका एडमिशन लेना चाहते हैं, पर नंबर इन सबके लगेंगे। शिफ्ट 2 के अंदर आपके 4 डोमेन सब्जेक्ट होंगे, उनका पेपर होगा, बताया गया ऑब्जेक्टिव पेपर है, राइट। तो कितना आपको वो सब्जेक्ट समझ में आया। देखो यार, मतलब जब एक बच्चे ने पूछा भी था क्या सी यू ई टी से ज़िंदगी आसान हो रही होगी, मतलब इज द सेम थिंग। अगर देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि अब आप 12th की एन सी आर टी है उसको हम हल्के में ले लेंगे, इनफैक्ट अच्छे से ही पढ़ रहे होंगे। जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर मुझे लगता है वो होंगे जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर की तैयारी कर रहे थे, और स्पेशली जेई एस्पिरेंट्स क्योंकि उनको क्वांट रीजनिंग के अंदर दिक्कत नहीं आती, मतलब पढ़ते ही रहते हैं, कुछ तो 9th-10th में एनटीएसी वगैरह की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा हेल्प होता है, राइट। यस भैया, इज़ वीआईटी वेलोर अ गुड कॉलेज? देखो कार्तिक राणा और जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, एक तो जब भी आप, कॉलेजेस सारे बहुत बेहतरीन हैं, राइट। जब भी आप मुझसे पूछो तो 2 कॉलेजेस के बीच में पूछना, तो मैं आपको बता दूंगा कि इन दोनों कॉलेज में कौन सा बेहतर कॉलेज है, राइट। आज के वैसे इसमें हमें ये चीज़ें डिस्कशन नहीं करनी, मैं थोड़ा सा देर ब्रीफ कर लेता हूँ कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें, जैसे सी यू टी और इस बच्चे ने पूछा। एक तो NIRF रैंकिंग कभी नहीं देखेंगे हम, अगर आपको पता नहीं है क्या होता है तो बहुत बढ़िया, अगर आपको ऑलरेडी पता था NIRF रैंकिंग क्या होती है, जितने भी इंडिया के सारे टॉप कॉलेजेस होते हैं उनको 1-2 ऐसे नीचे तक रैंकिंग दे दी जाती है। तो अगर आप NIRF रैंकिंग देखोगे तो VIT वेलोर की आएगी इस साल टॉप 10 में दे दी है, पर उसी NIRF रैंकिंग ने DTU को VIT वेलोर के नीचे डाल दिया, कुछ IITs को भी उसके नीचे डाल दिया, LSUT को रैंक 88 दे दी, और भगवान जाने क्या क्या हो गया, ठीक है। वो रैंकिंग मुझे नहीं पता, आज तक समझ नहीं आई क्या देख के दी जाती है। मे बी कितना खर्चा हुआ है कैंपस के ऊपर, या लैब्स कितनी हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, वो सारी चीज़ें, या फॉरेन एडमिशन कितने हो रहे हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, या कितने गमले पौधे पानी कितना है उसके अंदर, क्या। हम जब किसी कॉलेज को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार एवरेज प्लेसमेंट वहाँ से कितना लगता है,
इसीलिए तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसीलिए तो मेडिकल करते हैं, इसीलिए तो कॉलेज जाते हैं कि यार प्लेसमेंट लग जाए। तो उसके हिसाब से हमें कॉलेजेस को देखना है। भैया शारदा यूनिवर्सिटी अच्छी है, देखो दोबारा आपने वही क्वेश्चन पूछ लिया। दो यूनिवर्सिटीज़ के बीच में पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा। और अच्छी है की डेफिनेशन क्या है? अच्छी तो सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो भी आपको पढ़ा दे वो अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप ये पूछना चाह रहे हो पैकेज कितना मिलेगा, वो दो में आप मेरे से पूछो, ठीक है। तो ऐसा करें, पहले डेढ़ पहले 1 घंटे लगभग मैं बोल लेता हूँ, 1 घंटा भी नहीं लूँगा, कम में ही मैं अपना कवर कर दूंगा, राइट। क्योंकि जब मैं बोलूँगा उस टाइम है ना, मेरा कमेंट सेक्शन से थोड़ा सा नज़र हट जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपके। हाँ देखो, संचित शर्मा कह रहा है ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, मतलब बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, किसी आईआईटी से कम नहीं बोल सकते उसे। बहुत अच्छी रिसर्च अपॉर्चुनिटी। उसको रैंक कितनी 34th दे दी। तो NIRF रैंकिंग तो बिल्कुल नहीं देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम का ब्रीफ कर देता हूँ। मुझे पता है आप लोगों का थोड़ा सा माइट भी ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट ड्रॉप हो गया हो, यार बोर्ड एग्जाम के नंबर तो लगने नहीं भैया, अब क्या पड़ गया उतना फ़ायदा, राइट। पर फिर भी यार काफ़ी बच्चे हो सकते हैं जिनको स्टेट का पढ़ाई करना है, काफ़ी बच्चे। और सुनो, एक चीज़ ध्यान दो यार, मैं बता देता हूँ बोर्ड के नंबर कहाँ कहाँ लगते हैं। जब आप अभी तो 12th क्लास के अंदर हो, ठीक है, अगर आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आए ना तो आपके CUET में भी हेल्प हो रहा होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखते हैं हम, येस और नो। अगर आप वो बच्चे हो जो कि सिर्फ डेडिकेटेडली बोर्ड की ही तैयारी कर रहा था, क्योंकि अभी CUET का कुछ सिलेबस वगैरह कुछ आउट हुआ नहीं है, जब तक आता नहीं है अगले 5-10 दिन आप अपना बोर्ड्स का तैयारी अच्छे से करोगे तो आपका CUET भी अच्छा होगा, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट्स तो सेम ही है, राइट। जब भी लाइफ में जाओगे ना और जब पीछे मुड़ के देखोगे कि हाँ यार मेरे 10th में भी तो थे ठीक नंबर थे, मेरे 12th में भी हाँ अच्छे नंबर थे, कॉलेज में चलो मैंने जितनी पढ़ाई करी उतनी मेरे नंबर आ गए, हाँ मैंने वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरी ये रैंक आ गई थी, ये आपके लाइफ लॉन्ग है ना, वो रहते हैं फिर मन के अंदर कि यार हाँ मैंने भी कुछ माइलस्टोन्स अचीव करे हैं, और अगर मैं दोबारा चाहूँ तो फिर से कर सकता हूँ। ये आपको वो बैकअप तसल्ली देते हैं, ये आपको वो बैकअप कॉन्फिडेंस देते हैं। मुझे लगता है 12वीं के मार्क्स का मुझे सबसे ज़्यादा जहाँ फ़ायदा हुआ होगा वो यही कि जब भी कुछ आता है तो यूँ लगता है यार उस टाइम भी तो लाए थे, अब दोबारा कर लेंगे। ऑल दो अब तो कुछ भी नहीं होता 95%, पर ठीक है। डिस्करेज मत हो जाना जब मैंने बोला कुछ भी नहीं होता 95%, आप भी लेके आ सकते हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, और हम बात करेंगे सबसे मेजर मिस्टेक्स क्या होती हैं और उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट्स से नज़र हटा रहा हूँ और जल्दी जल्दी हम सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे होंगे। बीच बीच में मैं देखूंगा तो जो मैं बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो जल्दी से बताना, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट, हाँ जनाब, हमारे आज तक शायद किसी इंग्लिश टीचर ने 95% से ज़्यादा नंबर हमें स्कूल के अंदर नहीं दिए होंगे, पर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर स्पेशली अगर सब्जेक्टिव पेपर हो जो आज तक होता था तो आते हैं। किस प्रकार से आते हैं, किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मिस्टेक नंबर 1, बिगेस्ट मिस्टेक, छोटे में मत लेना, बहुत बार रिपीट किया है इसको। जहां पे आपके इंग्लिश में नंबर कटेंगे वो दो जगह होंगी। पहला स्पेलिंग मिस्टेक, दूसरा आप राइटिंग स्किल के फॉर्मेट में गलती अगर करोगे तो। एक, जब टीचर पेपर चेक करता है उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता कि वो बैठ के आपकी कहानी सुने, आपने क्या राम कथा लिखी है। वो पेपर ऐसे चेक करते हैं, ठीक है, वो पेपर ऐसे चेक करते हैं कि अच्छा भाई चलो ये समझ में आ गया, ठीक है, जीभ से पन्ना पलट देंगे, ठीक है। उन्हें 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 ये स्पेलिंग मिस्टेक मारी इसने, हाँ ये स्पेलिंग मिस्टेक मारी। ऐसे पेपर चेक होते हैं। तो अगर आपने अपने आंसर के अंदर, ठीक है, ब्लंडर ही नहीं कर दिया, पता चला किसी चैप्टर का क्वेश्चन पूछा और किसी चैप्टर का ही आंसर दे रहे हो, या बहुत ही ज़्यादा हैं आंसर आपको लिखना था 50 to 80 वर्ड लिमिट में और आपने 2 ही लाइन का लिखा है, वो तो चीज़ें आंखों से पकड़ाएंगी। पर जो मेजर मिस्टेक पकड़ आती है वो आती है स्पेलिंग मिस्टेक। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबके सब एक बार ट्यूशन की स्पेलिंग लिख के देखो कि आपको आती है या नहीं, ट्यूशन जो आप रोज़ लेते हो। और दूसरा, एक और छोटी सी मिस्टेक ले लो, ये वो 2 मिस्टेक मैं बता रहा हूँ जो कि मेरे टीचर ने मुझे बताई थी कि ये आप गलत करोगे, तो ट्यूशन की तो मुझे आती थी। एक और है लॉस और लूज़,
एक होता है लॉस, लाइफ में लॉस हो गया। एक होता है लूज़, मेरी शर्ट मेरे को लूज़ है। इन दोनों की स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है? ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो हर एक जो स्टूडेंट होता है ना, व्यक्ति होता है, उसकी डिक्शनरी 1000-1500 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होती। उन 1000-1500 वर्ड से ही हम अपनी सारी अंग्रेजी लिखते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जैसे A4 शीट है, इसी प्रकार से, ठीक है, आप जब अपनी आंसर प्रैक्टिस करते हो या जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सॉल्यूशंस खुद लिखते हो, मैं चाहता हूँ ऐसे 40-50 पन्ने जो आपने लिखे हैं अंग्रेजी के अंदर, वो आप किसी ऐसे व्यक्ति से चेक करा लो जिसकी अंग्रेजी ठीक है। चाहे अब आपको बड़ा भाई बड़ी बहन हो, छोटा भाई छोटी बहन हो, उनके तो नहीं होते यूजुअली, पेरेंट्स हो गए, या फिर कोई इंग्लिश का टीचर हो गया, ट्यूटर हो गया, पर्सनल ट्यूटर हो गया। इस व्यक्ति को कहो और बोलो सिर्फ मेरी गलतियां निकाल दो। तो ये क्या करेगा, कोई भी अवेलेबल नहीं है, आप किसी गांव में बैठे हुए हो, तो खुद अपने स्वयं के टीचर बन जाओ और हर एक चीज़ को देखने लग जाओ। जहाँ पे भी डाउट होता है कि यार क्या ये स्पेलिंग सही है, उसको एक गोला चक्कर मारना पड़ेगा हमें। और ये जो भी हमारी 10-12 आपकी गलतियां निकल के आएंगी मिनिमम, उन 10-12 गलतियों को आपको ध्यान रखना होगा, वहीं से आपका 1-2 नंबर तो आराम से बच जाएगा पेपर के अंदर। क्या चीज़ समझ में आ रही है हमें? यस। जो आपका फॉर्मेट है नेक्स्ट राइटिंग स्किल्स के अंदर, उसको बहुत बार प्रैक्टिस कर लेना। हर एक फॉर्मेट आपको रटा होना चाहिए कि यार ओके, लेटर का ये फॉर्मेट होता है, आर्टिकल का ये होता है, इन सब का ये होता है, नोटिस का ये होता है, ये होता है। क्या हमें चीज़ समझ आ गई? इंग्लिश के अंदर हमें इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। तीसरा, अब जनाब हमने सारी चैप्टर समरीज हैं वो अपनी कक्षा चैनल के ऊपर अपलोड करी थी, राइट? अब किसी की अंग्रेजी बहुत वीक है, मेरी तरह हो, 95% बच्चों की तरह हो, जिन्हें भाई अंग्रेजी नॉवल पढ़ने का शौक नहीं है बचपन से, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उन चैप्टर समरीज को देख सकते हो। पहले आपको कहानी बताई जाती है, उसके बाद आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग कराई गई है, जितने डिफ़िकल्ट मीनिंग वगैरह थे उन सब के मतलब बता दिए गए थे। उस तरह की चीज़ें पढ़ो और उसके बाद उस चैप्टर को एक बार खुद रीड कर लो। कैसे करेंगे ये? अभी बहुत टाइम है पेपर में। हर दिन बस सोने से पहले आधा घंटा आप अपना इंग्लिश को देते रहो एंड बस हो गया, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे ही इंग्लिश का पेपर आएगा उससे पहले के जो 5 दिन है, 5 डेज है, वो इंग्लिश को डेडिकेट कर देना आप, और उससे पहले हर दिन बस आधा 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 घंटा देते जाओ। तो इतने में यार आपका अंग्रेज़ी एकदम बढ़िया हो जाएगा। भैया मैं सारे नोट्स लिख चुका हूँ, क्या मैं अप्रैल में पढ़ना शुरू करके 90% अबव ला सकता हूँ? हाँ हाँ, सारे नोट्स अगर आप गो थ्रू कर चुके हो एक बार, क्यों नहीं ला सकते? अरे 90% कुछ नहीं है भाई। हमें भी यूँ ही लगता था जब मैं 12th में था, यार पता नहीं 90% आएंगे क्या। मेरे को इंग्लिश में सबसे ज़्यादा डाउट था कि यार आज तक ही नहीं है 90% के ऊपर, ये अकेला ही एवरेज डाउन कर देगा। आ जाएंगे, ठीक है। राइटिंग को यार, राइटिंग और प्रेजेंटेशन को इस सेशन में कवर नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट सेशन के लिए रखेंगे, ठीक है। तो क्या हमें इंग्लिश का बेसिक सबसे मेजर मिस्टेक समझ में आया, और किस प्रकार से हमें पढ़ना है? हर दिन सोने से पहले आधा घंटा हम दे रहे होंगे। नींद का काम करता है, डिनर करने के बाद अपने लास्ट का जो आधा घंटा है उसमें ये काम करेंगे हम, ठीक है। ग्रेट। नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड मिस्टेक नहीं होगी। आपकी जो 12वीं की जर्नी है वो 3 महीने एक्सटेंड हो चुकी है, यस, CUET एग्ज़ाम की वजह से। अब जनाब मेरी एक चीज़ अगर आप मान सकते हो तो सिर्फ प्लीज़ ये एक मान लेना, आप सभी लोगों के मतलब मिनिमम से मिनिमम 3 से 5% बढ़ जाएंगे। मिनिमम से मिनिमम 3 से 5% बढ़ जाएंगे अगर आप इन्हें एक चीज़ मान ली। और ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, नहीं हो पाती है। 100 में से 90 बच्चों से नहीं हो पाएगी, 95 से नहीं हो पाएगी। ये है, आपका फोकस स्पैन कम हो चुका है, हम सबका फोकस स्पैन कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ मोबाइल और लैपटॉप डिवाइसेस पड़ी हुई हैं। रिसर्च कहती है कि अगर आप काम करते वक्त लैपटॉप का इस्तेमाल करते हो या मोबाइल का इस्तेमाल करते हो तो आपका एवरेज अटेंशन स्पैन इज़ जस्ट 40 सेकंड्स। अब आप कहोगे भैया नहीं, हमारा तो 40 सेकंड से ज़्यादा, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो भी, थोड़ा स्टूडेंट हो। जो लोग जॉब करना स्टार्ट कर दिए हैं और साथ में अपना लैपटॉप मोबाइल रखते हैं, उनका एवरेज 40 सेकंड बुरा नहीं, क्योंकि इतने में कोई मेल आ जाता है, इतने में कोई नोटिफिकेशन, इतने में कोई कॉल, इतने में कुछ और, मैं ये देख लेता हूँ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें डरना चाहिए। क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं, हमारे मोबाइल के ऊपर जितनी भी फालतू एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, मैं यूट्यूब तक को इंक्लूड कर रहा हूँ। अब तो आप और मैं यहाँ है ना,
मतलब बहुत उड़ा दो सबको, कोई दोस्त वोस्त नहीं है, किसी से कुछ बात नहीं करनी है इन आखिरी के कुछ दिनों के अंदर, कोई दोस्त है ही नहीं। अनटिल अनलेस आपको कोई नोट्स चाहिए हो, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जो कि आपका दोस्त ही दे सकता है, कोई प्रैक्टिकल फाइल चाहिए हो, ठीक है, कुछ पूछना हो कि यार किसी दिन स्कूल में क्या कोई काम है क्या, वो बात अलग है। पर उसके अलावा कोई और बात नहीं होनी चाहिए आपकी अपने किसी भी दोस्त के साथ। आपके घर वालों के साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, आप आपके आपके भाई बहन के साथ झगड़े नहीं होने चाहिए। आप वो कर रहे हैं तो आप मत करो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। इस आर्ग्यूमेंट को जीतने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको याद है 2 साल पहले अपने भाई के साथ किस बात पर लड़े थे? 8th क्लास में किस बात पर लड़े थे अपनी मम्मी के साथ? कुछ याद नहीं रहता। तो अभी 12th के ये 3 महीने इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अपने पे ध्यान रखो। अपना एक एनवायरनमेंट आपको बनाना पड़ेगा। जब बैठो टेबल कुर्सी के ऊपर बैठो, अपने आगे अपनी एक रफ कॉपी रखो, अपनी सारी किताबें अपने चारों ओर फैला के रखो, राइट। आपको एक अपना टाइम टेबल बनाना होगा, और सबसे मेजर जो मैंने बताया, डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा। कोई इंस्टाग्राम नहीं है, कोई नेहा नहीं है, किसी के स्टेटस मत देखने लग जाना यार। अगर अपनी लाइफ का स्टेटस बदलना है, बाकियों के स्टेटस देखना बंद करो, अपने स्टेटस बदलना बंद करो। वो यार ये कुछ है टीनेज में सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है। पर अब मैं, आपके पेरेंट्स भी वही करते हैं आपको बताते वक्त कि वो एक रास्ते से जा चुके हैं, उसमें बड़ा गड्ढा था, तो वो आगे पहले ही बता रहे हैं बेटा इस रास्ते पे गड्ढे, वो हाईवे वो रहा, वो पकड़ लेना। तो 3 से 5% मिनिमम आपके बढ़ रहे होंगे अगर आप अपनी सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दोगे इन आखिरी के कुछ महीनों में, ठीक है। ग्रेट। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर यार सबसे पहले आपने अपना चैप्टर अपने टीचर से समझ लिया, वो तो हो गया कि हमें क्या चैप्टर का बेसिक समझ में आ गया, रोड मैप क्या है कि अच्छा इस चैप्टर के अंदर है क्या, रे ऑप्टिक्स होता क्या है, ये सारा हमने समझ लिया। क्या क्या कौन से इसके अंदर डेरिवेशन है, अच्छा वो डेरिवेशन हुई कैसे हैं, वो सब ठीक है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी आपके नोट्स हैं जो आपको मिले गए हैं, उन नोट्स को आप 3 से 4 बार रिवाइज करके दे दो, राइट। अच्छा मेरे पास रे ऑप्टिक्स के एक हैंड रिटन नोट्स भी हैं जो मैंने अपने टाइम में इस्तेमाल किए थे, फॉर सम रीज़न मुझे वो ऑलवेज बेटर लगते हैं। तो मैं आपके साथ है ना रे ऑप्टिक्स के वो हैंड रिटन नोट्स शेयर करूँगा। हमने इंटरनेट के ऊपर एक टाइप नोट शेयर कर रखा है। टाइप नोट्स में कुछ नहीं, वो बहुत बढ़िया है, हमने एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी फॉलो करी है उसके अंदर, इनफैक्ट डेरिवेशंस में भी एनसीईआरटी के ही स्टेप्स फॉलो किए हैं। पर जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसके अंदर हमने थोड़ी सी सिंपलर डेरिवेशंस भी रखी हैं, और वो बोर्ड एग्जाम में आप लिख सकते हो। तो मुझे लगता है कि वो मैं रे ऑप्टिक्स के हैंड नोट्स अगर आपको दे दूं तो वो बेनिफिशियल रहेगा। तो ऐसा करूंगा, मैं इसको लिख भी लेता हूं। जो रे ऑप्टिक्स चैप्टर है उसके जो रिसोर्सेज वाला सेक्शन है ना, उसके अंदर मैं एक और हेडिंग डालूंगा, कंप्लीट नोट्स, और वो आप देखना। अगर आपको लगता है कि वो बेटर लग रहे हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हो, वो भी बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं वो, ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो रे ऑप्टिक्स के कुछ कुछ है ना, अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे उस बड़ी अजीब सी बड़ी ख़राब सी डेरिवेशन दे रखी है, मन ही नहीं कर रहा। तो जब हम टाइप नोट्स भी बना रहे थे तो हमने बस कॉमन रखने के लिए वहाँ पे एनसीईआरटी के डेरिवेशन फॉलो करी है, पर नोट्स के अंदर हमने थोड़ी सी बेहतर कर रखी है जो कि समझ में आ जाए एक मनुष्य को, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। अब फिजिक्स के अंदर यार एक चीज़ का ध्यान, और आपका चैप्टर का थ्योरी समझा दिया टीचर ने, अब जो नोट्स है इस नोट्स को आपको घोट के पीना है, इन नोट्स को आपको रटे हुए होने चाहिए, इन नोट्स को आपको अच्छे से करना है। नोट्स करने के बाद अब क्या करेंगे, तीसरा एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बहुत बार रिपीट हुए हैं यार, बहुत बार रिपीट हुए हैं। आप हर साल पूछोगे 5 साल में सबसे टफ पेपर कौन सा है, पांचों में फिजिक्स। क्यों लगता है बच्चों को फिजिक्स टफ? क्यों? क्योंकि वो एनसीईआरटी से सवाल पूछ लेता है, और सब लोग इधर उधर हर जगह से पढ़ के आते हैं, इसके अलावा और कुछ टफ नहीं है। फिजिक्स एनसीईआरटी से सवाल पूछ लेता है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल पूछ लेगा, वो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हमें एनसीईआरटी के सारे करके जाने, फिर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करो। मिसलेनियस आपके पास टाइम नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है, उसको फिर भी छोड़ सकते हैं, पर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हमें। और उसके बाद अब क्या करें, टाइम बच गया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उस चैप्टर से क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे एक बार गो थ्रू हो जाओ आप। ये सारा करने के बाद अब जब आपका पेपर आएगा उससे पहले हमें यार ज़्यादा भी नहीं, 8-10 नहीं निकाल सकते तो मतलब बेयर मिनिमम 4-5 सैम्पल पेपर निकाल के जाना। और सैम्पल पेपर निकालने का उद्देश्य एकमात्र ये होता है क्या,
ये फिजिक्स का पेपर लंबा आता है, थोड़ा कुछ बच्चों का छूट जाता है, तो हमें ये देखना होता है क्या गिवन टाइम में मैं अपना पेपर कंप्लीट कर पा रहा हूँ, वो हमें टेस्ट करना होता है। तो हम एकदम घड़ी देख के बैठेंगे और हम अपना आगे पेपर लेते हैं और हम इमेजिन करते हैं कि हम अपना बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीच में बिल्कुल भी नहीं उठेंगे, जितनी बार सुसु बोर्ड एग्ज़ाम में करेंगे उतनी बार ही सुसु अब करेंगे, ठीक है। अपना पानी वानी सब अपना बैठा के बढ़िया तरीके से, और सबको बोल दो 2 घंटे के लिए 2.5 घंटे के लिए आ गए भाई, कोई नहीं आएगा, और फिर बैठ के आप अपना पेपर देना स्टार्ट करते हो। और फिर आप देखते हो कि यार अच्छा यार 2 घंटे का पेपर है तो मेरा 1.25 घंटे के अंदर होना चाहिए था, क्या मैं कर पा रहा हूँ, क्या मेरे 15 मिनट पहले मैंने रिवीजन के बचा पा रहा हूँ, या मेरा एक्सीड हो गया है। चीज़ हमें समझ में आ रही है? तो ऐसे हम सैम्पल पेपर करके देखते हैं। अगर आपको पहले 2-3 पेपर में ही लगता है कि हाँ यार मैं तो ईजिली 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले पेपर खत्म कर पा रहा हूँ, तो 2-3 सैम्पल पेपर भी ठीक होते हैं। अगर आपका पहला पेपर में ही टाइम एक्सीड हो जाता है तो फिर आप अपने 3-4 सैम्पल पेपर निकाल के देखो कि क्या मैं टाइम पे अब कर पा रहा हूँ। हर क्वेश्चन की हमें टाइमिंग मार्क करनी होती है। आपको पहले ही पता होगा कि यार इस फिजिक्स के पेपर में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, जो CBSE ने सैम्पल पेपर दिया बिल्कुल उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन इतने मार्क का होगा, दूसरा इतने का होगा, तीसरा इतने का होगा, 7वां इतने का होगा, 11वां इतने का होगा। ये इतने मार्क्स का, इतने मार्क्स, इतने मार्क्स, मैं इनको इतना 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 टाइम दूंगा। और फिर आपको घड़ी के हिसाब से पता होना चाहिए कि अरे यार पहले 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, ये मेरे 2 क्वेश्चंस 5-5 मिनट में होने थे तो 10 मिनट हो गई है, अब 11वें मिनट पे क्या मैं क्वेश्चन 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप पूरे पेपर के दौरान अपनी घड़ी बीच बीच में देखते रहोगे कि क्या मैं टाइम के हिसाब से सीख लिख रहा हूँ। वरना होता क्या है, हम शुरुआत में तो पेपर में हैंडराइटिंग अच्छी रखना चाहते हैं कि मैं सुंदर सुंदर लिख के टीचर को दिखाऊंगा कितना मैं अच्छा प्रेजेंट कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। लास्ट में हम ऐसा भगाते हैं और कभी बार पेपर भी नहीं हो पाता। तो व्हेन यू नो कि हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, तो पहले से स्पीड ठीक रहती है, ठीक है। तो ये हमने फिजिक्स के बारे में बात कर ली, कॉन्सेप्ट। फिर 4 बार नोट्स को रिवाइज करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे, बैक एक्सरसाइज करेंगे, मिसलेनियस छोड़ सकते हो। उसके बाद PYQs पे ध्यान देंगे। जब सारा सिलेबस हो जाएगा फिर हमारा पेपर से पहले हम सैम्पल पेपर देख लेंगे, ठीक है। 4-5 सैम्पल पेपर देख लोगे, आपको आइडिया लग जाएगा किस क्वेश्चन को कितने मिनट हमें देनी है पेपर के अंदर। और अब आपको कोई नहीं रोक सकता 100 फोड़ने से। ये रेसिपी थी 100 नंबर के लिए, ये 99 की नहीं थी, ठीक है। इसे पढ़ के करके आप 100 नंबर लेकर आ सकते हो अगर आपने इतना कर लिया तो, ठीक है। दृश्य मनोरिया कह रहा है कि अपनी कक्षा पे लेटर नोटिस के वीडियो डाल दीजिए। नहीं डाल रखे, राइटिंग स्किल्स के डाल तो रखे हैं यार। देखो एक स्किल एक बन रखी है प्लेलिस्ट, चेक करना, मैं भी देख लेता हूँ। नोटिस और लेटर बन रखा है, राइटिंग स्किल्स, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। भैया प्लीज़ मेरा एक डाउट क्लियर कर दो कि क्या योद्धा बैच में ड्यूरिंग एग्ज़ाम रिवीजन होगा? आदित्य सिंह, ड्यूरिंग एग्ज़ाम रिवीजन मतलब मैंने कहीं पे कमिट नहीं किया है ये चीज़। मतलब बार बार पढ़ा सकते हैं, अगर ऐसे चैप्टर ही पढ़ाना है तो रिवीजन आपको करने पड़ेंगे। अब आप कह रहे हो कि रिवीजन टीचर करा दे आपको 4 बार, उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा क्या होगा? मतलब टीचर जितने में पढ़ाएगा मुझे लगता है उससे तेज़ तो नोट्स रिवाइज़ किए जा सकते हैं। अगर एक बार टीचर ने पढ़ा दिया, आपने नोट्स बना लिए, आपके पास नोट्स हैं, अब उन नोट्स को तो आप अपनी जल्दी रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि टीचर तो पढ़ाते वक्त ये ध्यान रखता है कि ओके यार मुझे स्लो भी पढ़ाना है उस बच्चे के लिए जिसने पहली बार पढ़ रहा होगा या बिल्कुल नहीं समझ में आया, मेरे को बहुत फास्ट वाले बच्चे को भी ध्यान रखना है, और फिर वो अपनी एक पेस पकड़ता है। मतलब उस दिन के लिए मैं ये करवा सकता हूँ जो हमने करे हैं शॉर्ट नोट्स, वो आपको हेल्प करेंगे कि यार ओके शॉर्ट नोट्स भी मैं देख लेता हूँ, एक पन्ने के अंदर क्या सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे को ध्यान है। आप सिर्फ मेन हेडिंग देखते हो, उनके अंदर की चीज़ें देखते हो। शॉर्ट नोट्स के अंदर जैसे जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो मैंने इंसर्ट कराई, क्योंकि ये बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीधी पूछी गई हैं, तो आप जब भी देखो आपको बार बार वो दिखती जाए, पता हो कि चैप्टर के अंदर क्या क्या आएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कितने इंपॉर्टेंट है, राइट। मेरे को लग रहा है आप फिर उसी पे डिपेंडेंट रहोगे, वो जो लास्ट का है कि अभी तो मेरे को नहीं पढ़ना है, अभी मैं कुछ और पढ़ूंगा और बाद में वो जो रिवीजन आएगा उसमें मैं पढ़ लूँगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फिजिक्स का कवर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में NCERT इज़ द बाइबल। फिजिक्स में भी थी पर केमिस्ट्री में और भी ज़्यादा हो जाती है। केमिस्ट्री का पेपर हमेशा आसान आया है, पिछले 5 साल का देखें, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इस साल भी आसान मान सकते हैं,
ठीक है। पर हमें अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी। टाइम पे पेपर ख़त्म हो जाता है, इजी लगता है बच्चों को, ठीक है। गलतियाँ कहाँ पे होती हैं? गलतियाँ यार एज सच पेपर डिफ़िकल्टी की वजह से नहीं हो रही होंगी। अगर हो रही होंगी तो इसलिए क्योंकि आप कहीं पे कंफ्यूज हो गए, कोई चीज़ आप गलती से भूल गए मान लो, या आपने जल्दी जल्दी में कोई चीज़ गलत टिक कर दी। अगर आपकी राइट प्रिपरेशन है, इसके अलावा और कहीं गलतियाँ नहीं हो सकती। इनऑर्गेनिक में आपको अपनी एनसीईआरटी रटनी है, जो आपको नोट्स दिए जाएंगे बस वो रट लेना, मोर देन इनफ है, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है यार, 2019 तक लगभग ये कहा जाता था, इनफैक्ट कहा नहीं जाता था, देखा जाता था, अनटिल 2019 हर एक क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा गया है वो सीधा एनसीईआरटी से पिक किया गया है। मतलब वैल्यूज भी नहीं बदलते, ऐसे पिक होते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद भी सेम ही पैटर्न हुआ है, एक आध चीज़ें थोड़ी सी बस वैल्यू बदली हैं, क्वेश्चन अभी भी वैसे हैं। चीज़ समझ में आ रही है हमें? तो आपके एनसीईआरटी के अंदर जितने सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं हमें कंठस्थ करने हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री है, चाहे वो इनऑर्गेनिक है। आपके एनसीईआरटी के अंदर की बैक एक्सरसाइज, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक होने वाला है। क्या मैं चीज़ क्लियर है? और सबसे नोट्स बहुत बेहतरीन बनाए गए हैं। जो कंप्लीट चैप्टर नोट्स हैं वो बहुत 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 बेहतरीन है। इनफैक्ट उनके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मेंशन है। केमिस्ट्री के तो फिजिक्स वाले से भी थोड़े, मैं बोलूँगा 20 हैं, फिजिक्स 19 है तो केमिस्ट्री 20 है, राइट। तो सबसे पहले तो आपको जो टीचर हैं, जैसे आपके ओम पांडे सर ने स्टार्ट कर दिया होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यस राइट। पहला चैप्टर आपका शायद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉरी था। एक सेकंड, ये कमेंट्स मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो आपको चैप्टर वहाँ पे पढ़ा दिया। अब उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे, उन नोट्स को घोट दो, ठीक है। कल रात को ही हमने वो जो 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 हमारे हैंड रिटन नोट थे उनका एक टाइप्ड वर्जन भी बनाया है। ओम पांडे जी ने अपने तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लिया। कुछ टीचर्स हैं यार वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रहे हैं अपने अपने उससे। जैसे अगर आप बायोलॉजी में देखोगे तो बायो के टीचर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं वो भी टाइप करवा के दे रहे हैं, राइट। मैथ्स के टीचर हैं तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से एक्सरसाइज के वो लिख के और उनके साथ में सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं। तो मैंने हर एक टीचर को थोड़ा सा फ्रीडम दे दिया है कि आपको कुछ अगर लगता है अपने एंड से शॉर्ट नोट्स और रोड मैप्स के अलावा कि ये और बता दें, तो आप अपनी फ्रीडम के हिसाब से ज़रूर बताओ। शॉर्ट नोट्स रोड मैप्स रखो, फिर एडिशनल क्या क्या आपको अपने सब्जेक्ट में लगता है तो वो रखो। सिमिलरली केमिस्ट्री में जो ओम पांडे सर हैं उन्होंने कहा कि जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हम जो अपने चैनल पे दे रहे हैं उसी का आपको टाइप्ड वर्जन मिल जाए। तो कल दिखा रहे थे, काफ़ी बढ़िया मुझे लग रहे थे। या तो मंडे तक में भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट भैया, केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करना चाहिए? वही तो बता रहा हूँ, पहले आपको टीचर पढ़ा देगा, फिर जो नोट्स है उसको 4 बार रिवाइज कर लो। एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल्स, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं होती। मतलब आप पिछले 4-5 साल के देखोगे आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा किस प्रकार के सेम ही क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। सेम आपको एनसीईआरटी दिखने लग जाएगी, अरे यार ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का, ये सीधा उठाया गया, ये सीधा उठाया गया। इसमें आपको रटा हुआ सब कुछ होना चाहिए, सारे चैप्टर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए और वो और आसान हो गया क्योंकि आधा सिलेबस आ रहा है, राइट। दैट्स इट, इतना ही है केमिस्ट्री का। बिल्कुल मत डरना है इससे, मतलब ये आपका सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। बहुत इजीली इसमें आप स्कोर कर सकते हो, इजी पेपर आएगा। नेक्स्ट हम मूव कर सकते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। अब मैथमेटिक्स के अंदर यार मुझे पता है आप में से कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता है, ठीक है। आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। क्या आपका टारगेट 100% है? क्या आपका टारगेट मतलब 95% एंड अबव है? क्या आपका टारगेट सिर्फ 90% तक है? अगर आप अपनी सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से करके चले जाते हो, सिर्फ अपनी एनसीईआरटीज, मतलब आपका एनसीईआरटी अच्छे करने का मतलब ये है कि मैं एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन पिक करके आपको दूं और आप 5 मिनट में उसे सॉल्व कर दो। अगर इतनी आपकी प्रिपरेशन है, वो कब आती है? जब आपने एनसीईआरटी 3 से 4 बार निकाली हो, उससे पहले नहीं आती वो, ठीक है। आपने कंप्लीट एनसीईआरटी इंक्लूडिंग मिसलेनियस, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेज, ठीक है, सारी की सारी एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी में से कोई भी अगर क्वेश्चन में उठा के पूछूं और आप 5 मिनट में सॉल्व कर पाओ, हाँ, तो आपके 85% नंबर तो कहीं नहीं गए, 85% कहीं नहीं गए, ठीक है। 84-85% तो कहीं नहीं गए, इजीली आप लेकर आ सकते हो। अब अगर आपको 95% के ऊपर लाना है तो क्या करना चाहिए?
आप अपनी एनसीईआरटी के साथ पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, चाहे ओसवाल की कर लो, अरिहंत की कर लो, जो पिछले चैप्टर वाइज आते हैं 10 ईयर, चैप्टर वाइज 10 ईयर क्वेश्चन बुक आती है ना, अगर आपने वो निकाल लिए पिछले 10 साल के, तो अब आपके 95 प्लस तो 100% आ जाएंगे। और निकालने का मतलब क्या होता है यार, एक बार निकालना नहीं होता किसी भी चीज़ को। जब हम बोलते हैं ना इस किताब को निकाल दो, एक बार निकालना, किताब निकालना नहीं होता, वो होता है दर्शन। वो तो सगाई हुई है, सगाई के बाद अभी शादी तो बाकी है। शादी कब होती है, जब 2 बार उसके और चक्कर कटते हैं। अब 2 बार चक्कर कैसे कटेंगे उस किताब के, जब आप पहली बार चैप्टर वाइज अपने सॉल्व कर रहे हो, तो मान लो एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके अंदर मान लो 40 क्वेश्चन हैं, तो आपने पहली बार में तो 40 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब उन 40 में से 12 क्वेश्चन आपको लगे होंगे कि यार ये ठीक क्वेश्चन हैं, इनको दोबारा नजर मारी जा सकती है। एकदम हार्ड क्वेश्चंस नहीं है ये 12, जो मीडियम से हार्ड आपको लग रहे हैं। इजी वाले छोड़ दो, मीडियम से हार्ड आपको लगता है 12 क्वेश्चंस हैं, उन 12 क्वेश्चंस पे स्टार लगा दो। अब जब सेकंड रिवीजन पे आओगे, तब हम क्या करेंगे, उन 12 क्वेश्चंस को ही निकालेंगे। अब उन 12 में से जो आपको लगता है कि यार इन 12 में से ये 4 या 5 क्वेश्चन है ना, ये सबसे अच्छे हैं, उन पे डबल स्टार कर दो। एक तो पहले था, एक स्टार और कर दो। अब तीसरे रिवीजन में हम पेपर से पहले उन बस 5 क्वेश्चन को देख के जाएंगे। तो ऐसे आपको अपने PYQs हैं उनका भी आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। क्या मैं चीज़ समझ में आ रही है? अगर आपने इतना कर लिया, मिनिमम आपके 95% आएंगे। पेपर अगर आसान आ गया तो आप 100 भी फोड़ सकते हो। अगर किसी बच्चे ने PYQs कर लिए मिनिमम 95, क्योंकि यार हर क्वेश्चन पहले क्या होता था, 4 मार्क का होता था, 6 मार्क का होता था। तो अगर किसी का 4 मार्कर गलत हुआ तो 96, 6 मार्कर गलत हुआ तो 94, और 1 मार्कर हुआ तो चलो ठीक है, अलग बात है वो। तो क्या ये चीज़ समझ आई हमें मैथ्स के लिए? अच्छा भैया, ये हमने तो RD शर्मा कर रखा है। अगर आपने RD शर्मा कर रखा है और अच्छे से कर रखा है, एक होता है RD शर्मा आपने मतलब फुल सिलेबस में से आधे 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 चैप्टर्स का RD शर्मा कर रखा है, आधे का नहीं कर रखा। मतलब कंप्लीट RD शर्मा करना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। मैंने देखा है बच्चे पार्शली RD शर्मा कर लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे RD शर्मा में ये नहीं कह रहा कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स निकाल लो उसके। RD शर्मा के अगर आपने सिर्फ जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी पूरे कर लिए हैं, ठीक है, तो उसमें NCERT भी होती है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें एग्जाम्पलर भी होता है, उसमें सब कुछ होता है, तो आप 100 नंबर लेके आ जाओगे, ठीक है। तब भी थोड़ा जो PYQ वाला है वो अलग से देख लेना। जिसने अगर RD शर्मा करी है उसको अलग से NCERT एक बार बस नज़र मारनी होती है देखने के लिए कि गलती से कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो चुके होते हैं। और बस, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे होंगे एग्जाम्पलर करने से फ़ायदा होगा क्या? मैं फिर से वही बोलूँगा, अगर आपने NCERT कर ली है, आपने एग्जाम्पलर भी कर ली है, तब भी 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी वही है, हाँ अब मैं 100 लेके आ सकता हूँ। मतलब NCERT और PYQ तो करना ही है यार 95% से ऊपर के लिए, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि मैं एग्जाम्पलर कर रहा हूँ, राइट, या मैं RD शर्मा करना चाहता हूँ अपने एक वीक चैप्टर्स का। मान लो मेरे इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको कैलकुलस में नहीं आ रहा, तो आपने पकड़ा और कहा कि चलो यार मैं ये कैलकुलस के 5 चैप्टर हैं, इन 5 चैप्टरों को RD शर्मा से करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को 98 पसंद नहीं, मुझे तो 100 ही लाना है। तो आप सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स निकाल दो, तो वहाँ पे वो चीज़ वर्क करती है। मेरे को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के यार मेरे ये 2 क्वेश्चन, या मेरे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये क्या यार रो से कॉलम शिफ्ट होती जा रही है, कहीं मेरा कुछ गलत ना हो जाए, तो मैं एक बार देख लेता हूँ RD शर्मा के। NCERT तो मैं चाट चुका हूँ, PYQ भी मैं कर चुका हूँ, उसके बाद कहीं फंसोगे नहीं आप, पर फिर भी आप पे टाइम है तो चलो मैं RD शर्मा कर लेता हूँ। चीज़ समझ में आई? तो अगर आपको सिर्फ 95% के ऊपर लाना है मिनिमम, do your NCERTs properly 3 to 4 times and your previous year questions 3 times। बता दिया कैसे 3 बार करना है, ठीक है। दिस वुड बी मोर देन इनफ। अरुण बच्चा चैप्टर के साथ साथ है ना शॉर्ट नोट्स वगैरह ये सब प्रिपेयर होते हैं। जैसे एक टीचर होता है, वो बनाते हैं, फिर वो भेजते हैं, फिर मैं उसमें देखता हूँ कि क्या क्या कमियां हैं, फिर मैं उन्हें बोलता हूँ नहीं इसमें थोड़ा ये बेहतर करते हैं, ये बेहतर करते हैं, ये डालो, ये PYQs में ज़्यादा पूछा गया है। कुछ चैप्टर्स में रोड मैप्स बनाने बड़े मुश्किल होते हैं, तो फिर हम उस चैप्टर को 6 भागों में बांट देते हैं कि इसके मेजर 6 पार्ट्स कौन से हैं। अच्छा भाई ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ओके, इसके 6 मेजर टॉपिक ये हैं। अच्छा ऑर्गेनिक में रोड मैप समझ में आता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्या करें, अच्छा ये चीज़ें इसमें ज़रूर इंक्लूड करो।
ठीक है, इंटीग्रेशन में हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन की ये 5-6 कैटेगरी हैं, कहीं बाई पार्ट से हो रहा है, कहीं पे सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम अपने शॉर्ट नोट्स में एक फार्मूला शीट डालते हैं और रोड मैप्स के अंदर भी इस प्रकार से चीज़ें करते हैं। तो बल्क में प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी, जैसे जैसे चैप्टर होगा वैसे वैसे साथ साथ में आपको प्रोवाइड होती जाएंगी, क्योंकि बल्क में बनाने के लिए फिर हमें 8-10 दिन टीचर्स को हट के सिर्फ वही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डिज़ाइनर के साथ बैठ के बनाते हैं ना, पहले वो वाइट पेज पे करते हैं, फिर वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर को देते हैं, वो बनाता है, फिर प्रूफ रीडिंग होती है, फिर वो अपलोड होता है आगे। ठीक है भैया, कौन से सैम्पल पेपर सॉल्व करूं? आप ओसवाल के कर सकते हो, आप अरिहंत के कर सकते हो, आप किसी के भी कर सकते हो, ऑल आर गुड। ठीक है, ऊपर के जो 2-3 हैं ये सारे अच्छे हैं। आदित्य राय कह रहा है भैया 60% लाने, बताओ क्या करना। सिलेबस पढ़ के चले जाओ एनसीईआरटी से, आई गेस दैट वुड बी मोर देन इनफ, राइट। पर आप 60% को टारगेट करोगे तो 50 आते हैं, मतलब इफ़ यू वांट टू गेट 60%, वही आपका गोल है, टारगेट फॉर 80%। ठीक है, 80 आ गए तो भी कोई नुकसान नहीं, और ख़राब पेपर हुआ तब भी मिनिमम 70-65 तो आ ही जाएंगे। ठीक है, हिमांशु कह रहा है भैया ओसवाल बुक्स की पीडीएफ दे सकते हो? हाँ, केस करा दो मेरे ऊपर, बहुत बढ़िया। वो कहेंगे ये वो कहेंगे हाँ, हम अपने टीचर वीचर लगा के सारा मटेरियल बनाए, तो हम ला के उसकी पीडीएफ फ्री मार्केट में डाल दो, बहुत बढ़िया। अरे इसको स्कैम बोलते हैं, स्कैम नहीं बोलूँगा मैं इसको, कुछ तो बोलेंगे इसको, मतलब ये चोरी बोलते हैं इसको, कि मैंने माल किसी का लिया और आगे बेच दिया। ठीक है भैया, क्लासेस लगाने के बाद अपनी कक्षा के वन शॉट देख सकते हैं रिवीजन के लिए? बिल्कुल देख सकते हैं, लगा के 2x पे आप देख सकते हो इफ़ यू वांट टू। मैंने तो यार हर जगह बहुत मेहनत डाली है। ठीक है, मतलब आप कभी भी अपनी कक्षा के वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, आपको यूँ नहीं लगेगा कि अरे यार फ्री कोर्स है तो यहाँ पे कम एनर्जी लगी है या यहाँ पे फालतू पढ़ाया गया है। मेरे को नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को ऐसा लगेगा। हम यूट्यूब पे भी अपना बेस्ट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना टीचर लाइव होता है, तो हम लाइव में भी टीचर को हमेशा मैं फीडबैक देता हूँ, आप ये और इम्प्रूव करो, ये और इम्प्रूव करो, ये और इम्प्रूव करो, नोट्स के अंदर ये और इम्प्रूव करो। ठीक है, ग्रेट। तो हमने इंग्लिश के बारे में बात कर ली थी, फिजिक्स के बारे में बात कर ली थी, केमिस्ट्री के बारे में बात कर ली थी, मैथमेटिक्स के बारे में बात कर ली थी, राइट। अच्छा, बायोलॉजी में आप सभी लोगों को शॉर्ट नोट्स मिल रहे होंगे, यहाँ पे बायो के कुछ बच्चे होंगे, राइट। वरदान सर आपको पढ़ा रहे हैं, आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे, काफ़ी एनर्जी लगा रहे हैं वो, राइट। अच्छा फीडबैक मिला हमें। और भैया कंसंट्रेट नहीं हो पाता, ओम सिंह क्या बताया मैंने, हमारे इस जनरेशन का सबसे बड़ा जो इशू होगा, राइट यार, फोकस स्पैन, फोकस स्पैन, फोकस स्पैन, फोकस स्पैन। आपको पता है एक बार बिल गेट्स और वॉरेन बफेट कौन है? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट जिन्होंने स्टार्ट किया था, वॉरेन बफेट हैं जिन्होंने हाथवे करके एक कंपनी चला रहे हैं, आप यूँ बोल सकते हो बूटस्ट्रैप में वन ऑफ द बिगेस्ट रिचेस्ट, ठीक है, सबसे बड़ा बिजनेस, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी रह चुके हैं। ठीक है, अब उन्होंने अपना सारा पैसा दान कर दिया ऑलमोस्ट। तो ये दोनों व्यक्ति आप बहुत बढ़िया दोस्त बन गए थे, पर पहली बार जब ये मिले थे तो बिल गेट्स के पापा इन दोनों से पूछते हैं कि आप दोनों की ज़िंदगी में एक ऐसी कौन सी चीज़ है, एक शब्द बता दो जिसने आपको बहुत हेल्प किया हो। इन दोनों ने अपनी छोटी छोटी पर्ची के ऊपर लिखा और दोनों ने ऐसे दिखाया, दोनों ने लिखा था एक सिंगल वर्ड जो कि था फोकस। फोकस का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी काम के ऊपर बैठ के, अब जब तक वो काम होगा नहीं, आप वहीं पे फोकस करते रहोगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता आपके लेफ्ट में क्या हो रहा है, आपके राइट में क्या हो रहा है, कौन आपसे बात करने आ रहा है नहीं आ रहा, आप मग्न हो। आप अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आपको पता ही नहीं डिनर टेबल पे पेरेंट्स बात कर क्या रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो भैया, कहाँ के डिनर टेबल, हम तो बेड पे खाना खाते हैं। अरे सभी बेड पे खाते हैं, उस बेड को डिनर टेबल बोल देते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, कि भाई डिनर टेबल पे क्या बातें हो रही हैं, कहाँ पे क्या चल रहा है, किधर यूक्रेन रशिया में वॉर भी चल रहा है क्या, आपको पता नहीं होना चाहिए, कहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि आप अपने ही नंबरों के बीच में घुसे पड़े हो, घूमे पड़े हो। जिस दिन हमारी लाइफ में उतना फोकस आ गया, फिर हमें कौन रोक पाएगा यार। हमारे पास फोकस ही तो नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है, कभी इधर जा रहे हैं, 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 डेस्टिनेशन आ गया है सामने,
ऐसे तो गाड़ी भी चलाएंगे तो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते हम। तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि हमारा दिमाग क्या कह रहा है। अभी दिमाग में दिक्कत डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से जो स्टिम्युलेशन आता है, ओवर स्टिमुलेटेड रहते हैं हम पूरे टाइम। हमारा मन करता है कि यार कुछ और देख लूँ, थोड़ा सा डोपामिन और आ जाए, 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 कुछ और कर लूँ, कुछ और कर लूँ, कुछ और कर लूँ, किसी से बात हो जाए, कुछ दिख जाए, कुछ नया मिल जाए, कुछ नया मिल जाए, कुछ नया मिल जाए। अगर हमेशा दिमाग इतना ओवर स्टिमुलेटेड रहेगा, एक मज़ा होता है ना यार, जैसे अगर पता नहीं आपको यहाँ पे अभी दिखेगा क्या, क्योंकि आई गेस लाइव स्ट्रीम, चलो मैं थोड़ा मोटा पेन इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। जब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ना, तो हम ओवर स्टिमुलेटेड रहते हैं। बहुत ऐसे ओवर स्टिमुलेशन हमारा रहता है दिमाग के अंदर पूरे टाइम, इतना हमें जोश चाहिए। जैसे मान लो अगर आप गाड़ी को बहुत तेज़ चलाते हो तो वो पेट्रोल ज़्यादा पीने लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल पीती है। पर अगर आप उसे अच्छे से शांति से चलाओगे तो वो अच्छी माइलेज देने लग जाएगी, कम पेट्रोल पिएगी। उसी प्रकार से अभी आपके दिमाग को चाहिए बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन, बहुत ज़्यादा पेट्रोल, और इसकी वजह से आप कहीं पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। अब इसको ब्रेक करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और ये रिसर्च बेस्ड फैक्ट है, ये रिसर्च बेस्ड फैक्ट है। अगर आपको ये नीचे ड्रॉप कराना है और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आपका दिमाग छोटी खुशियाँ, चीप थ्रिल्स से ही काम चला ले अपना, यहाँ पे इस लेवल पे आ जाए, इसको बोलते हैं बोर्डम। आपको अपनी लाइफ में बोर्डम इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। भैया बोर्डम इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? बोरिंग चीज़ें करो। और रिसर्च जिस व्यक्ति ने करी थी उसने क्या किया, उसने गिनने स्टार्ट कर दिए कि पाई के अंदर 10,000वीं यूनिट तक कितने ज़ीरो आते हैं बीच में, ठीक है। एप्पल आईट्यून्स की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, मतलब एकदम बोरिंग बोरिंग चीज़ें पढ़ी, क्योंकि दिमाग वहाँ पे था भाई, पहले ऊपर चढ़ा हुआ है, रील्स देखने हैं, शॉर्ट्स देखने हैं, सारी चीज़ें देखनी। वहाँ से अगर आप इसे नीचे लेके आओगे आपका मन मचलने लग जाएगा, जैसे एक नशे में तब तब व्यक्ति होता है ना, नहीं यार मेरे को वापस एक बार मोल। आप कभी कभी नोटिस करना, अगर आप अपना टेबल पे फ़ोन रख दोगे ना, आपका हाथ ऑटोमेटिक जाना स्टार्ट हो गया। अब आप फ़ोन खोलोगे और आपको लगेगा अरे मैंने खोला क्यों, मैं ज़रूरत तो नहीं थी, ऐसे अपने आप चलने लग गया आप, ठीक है। तो यू नीड टू इंट्रोड्यूस बोर्डम इन योर लाइफ। तो ये जो अभी आपका ओवर स्टिमुलेशन है, इसको हमें डाउन लाने की ज़रूरत है। इस पूरे स्पैन में यार हमें लगभग 8 से 10 दिन लगते हैं। यूजुअली देखा गया है कि 8 से 10 दिन में आप अपनी स्टिमुलेशन डाउन लेके आ सकते हो। तभी हमेशा बोला जाता है कि अरे यार जब आप ट्रिप पे जाओ ना कहीं बाहर, नेचर के बीच में जब आप जाना चाहो, टेक्नोलॉजी की दुनिया से दूर, तो अपना फ़ोन बंद करके मिनिमम 8 दिन के ट्रिप ज़रूर किया करो। तो उससे आपको एक नया एक्सपीरियंस फील होगा। और नया एक्सपीरियंस क्या होगा पता है क्या? जब आप ओवर स्टिमुलेटेड रहते हो तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको लगता है यू हैव टू मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में यार जो एक साथ करनी है। अच्छा यार मेरे को एक चीज़ ट्राई करने दो, क्या मैं अब साथ में दिख रहा हूँ? ग्रेट, ठीक है। तो जब ओवर स्टिमुलेशन होती है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है, तो हमें लगता है हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अरे यार मेरे को इंग्लिश भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, अच्छा यार वो वीडियो आ गया, वो वीडियो देखना है, हाँ, अच्छा यार रील्स चल रही हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, टाना, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा मेरी मम्मी ने मेरा ये बात किया था, पापा ने ये बात किया था, अच्छा मेरा दोस्त मेरे बारे में ये कर रहा था, अच्छा यार राहुल ने स्टेटस बदल लिया, क्या मैं अपना स्टेटस बदलूँ? अच्छा नेहा ने डीपी बदल ली, क्या मैं अपने डीपी बदलूँ? क्या इसने मेरे को डीपी बदलने के लिए बदलाई है? क्या ये हो रहा है, क्या वो हो रहा है? अरे यार सब लोग सीयूईटी एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं, सीयूईटी से क्या होगा? अरे यार जेई मेन पास आ गया, अरे यार प्रैक्टिकल पास आ गया, अरे यार ये हो गया वो हो गया। बस बातें हो रही हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। दिमाग में ओवर थिंकिंग हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो उसके लिए ओवर स्टिमुलेटेड माइंड को कभी शांति महसूस नहीं होती। पर जब आप बोर्डम इंट्रोड्यूस करके ज़िंदगी में वो काम करते हो शुरुआत में 8-10 दिन और आपके पास लकीली वो बोर्डम का काम है, अपनी पढ़ाई कर लो, अपनी एनसीईआरटी पढ़ लो, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, राइट। वो बोर्डम वाला ही हमारा काम है। अपने डिस्ट्रैक्शंस को भगा दो उस टाइम के लिए। आपका स्टिमुलेशन जब डाउन जाएगा तो लोग जब ट्रिप पे बैठे होते हैं किसी पार्क के अंदर, तो उन्हें अपनी लाइफ में क्लैरिटी ज़्यादा फील होती है कि हाँ यार ज़िंदगी यही तो है, इसी को तो कहते हैं ज़िंदगी। अपना बाहर आओ, थोड़ा घूमो,
अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करो, वो अच्छा क्वालिटी टाइम लगाओ। क्यों उन्हें ज़िंदगी इतनी क्लैरिटी के साथ क्यों दिखती है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस लेवल डाउन कर लिए उन्होंने अपने। 8-10 दिन से घूम रहे हैं, गाँव में बैठ के बढ़िया लग रहा है। उसी प्रकार से 8 दिन बाद आपको भी यूँ लगेगा अरे यार सब चीज़ ठीक तो है, प्रैक्टिकल्स के अंदर कुछ नहीं, सबके 30 में से 30 आने हैं, मेरे को इन्विजिलेटर के साथ पंगे नहीं लेने हैं, थोड़ा मैं अपना पढ़ के जाता हूँ, थोड़ा मतलब अच्छे से पढ़ के जाता हूँ, सारे जो चैप्टर्स मेरे प्रैक्टिकल के आएंगे उनके हर एक के 15-15 वाइवा क्वेश्चंस देख लेता हूँ, ठीक है, मैंने अपना सिलेबस कर रखा है, हो जाएगा। अच्छा फिजिक्स के अंदर ये पढ़ना होगा, मेरे को भैया ने बताया था ये कर लूँगा, इनफ टाइम है, मैं पढ़ रहा हूँ मैं। अरे मैं दिख रहा हूँ क्या? अरे लैग वैग कुछ नहीं आया था मेरे लैपटॉप की बैटरी चली गई थी, ठीक है। ओके, चलो लकीली उसी टाइम प्लग इन कर लिया तो स्ट्रीम चल रहा था, हमें नई क्लास शेड्यूल नहीं करनी पड़ी, बच गए हम, राइट। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। एक सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अभी हम इस स्थिति में हैं, ज़िंदगी में अगर कुछ भी करना है, ज़िंदगी को अगर आपको फील भी करना है कि यार मैं अच्छे से जी पा रहा हूँ नहीं, इस ओवर स्टिमुलेशन स्टेट से हटो यार। जो स्मोक करके अल्कोहल पी के आप किसी व्यक्ति को देखते हो कि कैसी बातें करता है, कैसी गंदे, उसे लगता है उसे फॉर द वेरी वेरी टेम्पररी मोमेंट उसे बहुत अच्छा लग रहा होगा मे बी, राइट, पर आपको दया आती है उसे देख के कि क्या कर रहा है यार। उसी प्रकार से अभी हमें अपने ऊपर दया आनी चाहिए कि हम इस ओवर स्टिमुलेशन डिस्ट्रैक्टेड लाइफ में जो हमें छोटे छोटे डोपामिन मिल रहे हैं, आप अभी जो रील देख रहे हो उसका 5 मिनट बाद भी असर महसूस नहीं होता, खुशी महसूस नहीं होती। हमें ये चीज़ चाहिए यार, ये लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देगी आपको, ठीक है। तो मैंने कहा ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं आपके थोड़े से डाउट्स वगैरह देख लेता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस फोकस फोकस, ठीक है। भैया कैन यू शो मी योर सेटअप? आपको वीडियो शूट करके रिकॉर्ड करके डालना है। देयर नथिंग इन दिस सेटअप, मतलब दिस इज़ कैमरा नंबर 1, हाय, दिस इज़ कैमरा नंबर 2, अगेन हाय, दिस इज़ कैमरा नंबर 3, दोनों तरफ एक एक लाइट है, पीछे मेरा वाइट बोर्ड है, ये मेरी टेबल है, इसके नीचे मेरा बेड है, ये मेरा लैपटॉप है, ये हमारी भगवत गीता जी हो गई, ठीक है। बीच बीच में जब पढ़ते रहते हैं, बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है। इधर पता नहीं अगर आपको दिख रहा हो तो उधर कुछ मेरी पुरानी ट्रॉफीज़ हैं, सो कॉल्ड प्ले बटन्स। ख़त्म हो गया रूम सेटअप, यही होता है, ठीक है। भैया आएगा, भैया सिलेबस रिलीज्ड, साहिल कह रहा है सैम्पल रिलीज़ कर दिया है सीबीएसई ने सीयूईटी का, लेट मी चेक, कल करा है। सीयू सेट नहीं होता, सीयूईटी होता है, ठीक है। व्हाट टू डू टू इंक्रीज फोकस स्पैन? अरे मैं अभी तक अंग्रेजी बोल रहा था क्या? मैंने बताया तो ज़िंदगी में थोड़ा बोर्डम इंट्रोड्यूस करो, थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट करो, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ और आपका ओवर स्टिमुलेटेड माइंड नीचे आ जाएगा। थोड़े दिन आप शाही पनीर रोटी से दाल रोटी पे आओगे ना, थोड़े दिन दाल रोटी आपका न्यू नॉर्मल हो जाता है। भैया इस, अरे ये कमेंट्स तेज़ जा रहे हैं, एक सेकंड रुको थोड़ा सा, मेरे को मैं रोक के एक एक देखता हूँ। भैया बिट्स वर्सेस वीआईटी, अरे यार ऑब्वियसली बिट्स, क्या बात कर रहे हो, मतलब बिट्स पिलानी है वो, मतलब बहुत, मतलब डिफरेंट 19-20 का भी डिफरेंस नहीं है, काफ़ी डिफरेंस मिलेगा आपको प्लेसमेंट्स के टर्म्स में, ठीक है।
बाकी यार कैंपस वगैरह देखो सब बढ़िया होते हैं। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे कैंपस अच्छा लगेगा आपको सरकारी में जाओगे तो कैंपस बड़ा लगेगा, उनके बहुत एकड़ों के कैंपस होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के। ठीक है, यहीं दिल्ली के अंदर JNU है, JNU इज़ 1000 एकड़्स, बहुत बड़ा होता है। IIT दिल्ली इज़ आई गेस 300 to 400, 350 एकड़ है शायद। DTU इज़ ऑल्सो 300 एकड़, एकड़ों में बात हो रही है। NSIT इज़ 100-150 एकड़। और उसके बाद जितनी भी DU के कॉलेजेस हैं आपके, स्टीफेंस, हिंदू, हंसराज, ये सब छोटी साइज़ के हैं, 25-25 एकड़ के। तो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी एक तरह से आप JNU के अंदर डाल सकते हो चाहो तो, फिर भी JNU में जगह बच जाएगी, राइट। तो इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस होते हैं, JNU इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है उसमें, पर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे आप IIT खड़गपुर वगैरह देख लोगे तो 2000 एकड़। फिर एक साउथ में कॉलेज है 6000 एकड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो प्राइवेट है। तो मतलब भैया शॉर्ट नोट्स प्रिंट करने हैं ऑब्वियसली राहुल सेन, आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, तभी हमने वाइट पेज के ऊपर लिखा है, अदरवाइज यूजुअली हम ब्लैक स्लाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। पर आप प्रिंट कर सकते हो उन्हें, आप रख सकते हो उन्हें अपने पास, तो आपको बार बार ऐप नहीं खोलना पड़ेगा। भैया सॉल्व JEE प्रीवियस ईयर रिकमेंड करो भैया, जिसमें आंसर थोड़ा इजी मेथड से हो। देखो आ, आप ये देख सकते हो मेरे हिसाब, आपके कौन से सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर रिकमेंड कर दो जिसमें आंसर। अब JEE की बात कर रहे हो, बोर्ड्स बोर्ड्स की बात कर रहे होगे, तो बोर्ड्स में यार यू कैन ईदर यूज ओसवाल, यू कैन ईदर यूज दिस एड्यूकार्ट इज ऑल्सो देयर, यू कैन ऑल्सो यूज अरिहंत। आई गेस तीनों ने ठीक ठीक काम कर रखा है, ठीक है। कुछ कुछ देखो मेरे को स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखी हैं, पर वो तीनों के अंदर हैं थोड़ी थोड़ी, तो मतलब उन स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए तो क्या जज करूँ उन्हें, पर ये तीनों पब्लिशर ठीक है। भैया बेनेट यूनिवर्सिटी वर्सेस VIT फॉर BTech, आई गेस VIT में कौन सा वो है वो बताओ, क्या आप वेलोर की बात कर रहे हो या और किसी कैंपस की बात कर रहे हो, ठीक है। तो अगर VIT वेलोर से बेनेट को कंपेयर करोगे तो देन VIT बेटर आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है। भैया हाउ टू सॉल्व NCERT फास्ट, लॉक योर सेल्फ इन अ रूम, जब तक वो एक्सरसाइज ना हो तब तक उस रूम से मत निकलो और टेबल कुर्सी से मत उतरो, दैट्स हाउ यू डू इट फास्ट, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसको सर्कल कर लो, मान लो 12 क्वेश्चन हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो मान लेते हैं 12 में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो जो नहीं आ रहा उस पर 5 मिनट का समय दो और फिर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मिनट का समय दो, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर जो नहीं हुए उन सब के सॉल्यूशंस देखो, आजकल सब अवेलेबल है इंटरनेट पे, या फिर आपने किताब ले ली होगी NCERT सॉल्यूशंस वाली, ठीक है। देखो क्या दिक्कत है और उसको फिर समझ में आएगा, अच्छा मैंने इसमें ये नहीं लगाया, अच्छा इसमें ये नहीं लगाया, वो रियलाइजेशन होगा और फिर उसको एक बार और निकाल लो थोड़े दिनों में बस, या ऑन द स्पॉट उसी टाइम 2 बार निकाल लो उस क्वेश्चन को, ऐसी ही होगी NCERT सॉल्व फास्ट, करके ख़त्म करनी पड़ेगी। आप यूँ समझ लो यार, इट्स सिमिलर टू कि मेरे को एक दीवार पेंट करनी है, इसको मैं फास्ट कैसे कर सकता हूँ, पेंट एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक करना ही पड़ेगा। भैया बोर्डम के दौरान नींद को कैसे ओवरकम करें, आप में से हर एक बच्चे को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है। दूसरा, टाइम फिक्स कर लो सोने का, रात का 11 बजे सोते हो तो 11 बजे सो जाओ, 10 बजे सोते हो तो 10 बजे सो जाओ, 9 बजे सोते हो तो 9 बजे सो जाओ, रात के 2 बजे सोते हो तो 2 बजे सो जाओ, 2 से लेट मत करना यार प्लीज़, मतलब 2 भी मैंने बहुत लिमिट तक जाके बोला है, कोशिश करो 1 बजे तक मैक्स सो जाओ। और 1 बजे जो बच्चा सोएगा वो अगर 8 घंटे की भी नींद लेगा तो सुबह 9 बजे उठ जाएगा, राइट। ये अगर आपने कर लिया, एक सोने का टाइम फिक्स कर लो कि 12 बजे तो 11:30 से 12:30 के बीच में सो ही जाऊँगा, प्लस माइनस हाफ आवर में मैं सो जाऊँगा। कितने घंटे सोता हूँ वो फिक्स कर लो, मम्मी आपको उठा देंगी, नहीं तो अलार्म क्लॉक लगा लो, ठीक है। ये 2 काम करें। अब तीसरा काम, खाना नहीं ज़्यादा खाना है, पेट नहीं फुलाना है, हम खाने के लिए ज़िंदा नहीं है, हम खाते इसलिए जिससे ज़िंदा रह पाएँ, खाने के लिए ज़िंदा नहीं है, राइट, एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ में नहीं। नींद आएगी दोपहर में स्पेशली,
तो अगर आपका जो भूख है कम खाओ उससे, दही को अवॉइड करो, गहन आता है उससे, नींद आती है। लस्सी को थोड़ा सा अवॉइड करो, गहन नींद आती है उससे, ठीक है। कम खाओ। दूध को अवॉइड करो थोड़ा, या रात को पी सकते हो, सोने के लिए पी रहे हो तो, ठीक है। इनसे थोड़ा सा नींद ज़्यादा आता है। हमें पता है यार, हम में से सारे इंडियंस को दूध बहुत पसंद है। और जो मैंने खुद अंडरस्टैंड किया है, ज़्यादा दूध दही लस्सी पीने से नींद ज़्यादा आती है, क्योंकि वो खाने के बाद पेट को और फुला देता है, और फूलने के बाद भाई अब बस बेड दे दो, बढ़िया सा सो जाते हैं, ठीक है। कुछ हैवी एक्सरसाइज मत करो। हैवी एक्सरसाइज के बाद नींद आएगी। 1 घंटा दबा के फुटबॉल खेल के आ गए, बस हो गया काम, फिर तो पक्का नींद आएगी। 1 घंटा जिम चले गए, काफ़ी बच्चे, काफ़ी तो नहीं, बहुत कम बच्चे ऐसे जिम भी चलना स्टार्ट कर देते हैं 12th में, अभी से बॉडी बनाएंगे हम देख के। नहीं, यू वांट टू डू समथिंग 40 मिनट्स मैक्स, और उसमें आने जाने का टाइम इंक्लूडेड है। तो 20-25 मिनट एक्सरसाइज करो, और कुछ नहीं, पार्क में घूम लो, डैट इज़ इनफ। थोड़ा सा कूद लिए, डैट इज़ इनफ। भैया बता दो ऐप से नोट्स कैसे डाउनलोड करें। जैसे ही आप एक ऐप में किसी भी नोट्स को खोलोगे तो नीचे बटन होता है, मतलब एक सिंबल बना होगा, क्लिक कर दोगे तो वो डाउनलोड हो जाता है, मतलब और कैसे। अमन कुमार, आईपी तो हमने नहीं पढ़ाया है, मैंने एक बार बनवाया था पर मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने डाला नहीं कभी। आ, पर आईपी के अंदर जो भी टॉपिक सारे हैं ना यार, उनके बारे में आप गूगल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो आईपी में आप थ्रू पाइथन लैंग्वेज कर रहे हो, तो पाइथन लैंग्वेज इन वन शॉट वीडियो हमने बनाया है, जैसे अपना कॉलेज के ऊपर। अब आपको ये देखना है मेरे सिलेबस 12th में कितना है, और भैया हमने अपना कॉलेज पे कहीं ज़्यादा ना पढ़ा ज़्यादा, ठीक है। और वो 1.5-2 घंटे का वीडियो होगा मेरे हिसाब से, मुझे याद नहीं पाइथन हमने कितने घंटे में वन शॉट पढ़ाया है, शायद 2 है या 2.5 घंटे का है। उसमें से आप अपना चीज़ें कवर कर सकते हो, आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग सारी की सारी हो जाएगी। फिर मुझे नहीं पता आईपी के अंदर एसक्यूएल वगैरह पूछा जाता है या नहीं, ठीक है, डेटाबेस वगैरह। तो अगर वो पूछा जाता है तो यूट्यूब पे एक और वीडियो सर्च करो, एसक्यूएल इन वन शॉट, और वहाँ से एसक्यूएल पढ़ लिया। फिर जो जो चीज़ आपके सिलेबस में है ना, इंडिविजुअली आप उसे सर्च करके पढ़ोगे तो हो जाएगा। मतलब आईपी का सिलेबस भी आप देखोगे सम हाउ, ऐसे नाम से नहीं, पर जो भी उसके अंदर है वो सब पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। तो हमने नहीं पढ़ा रखा होगा तो कुछ किसी ने और ने पढ़ा दिया होगा। पर जैसे पाइथन हो गया, एसक्यूएल हो गया, ये सारी चीज़ें तो हमने कवर कर रखी हैं। फिर जैसे और जो चीज़ें पूछी जाती हैं, मैं नाम भूल गया हूँ आपके, जो कंप्यूटर साइंस में, मैं नाम दिमाग में से निकल गए हैं, तो वो आप सीएस वाली प्लेलिस्ट में से निकाल सकते हो, ठीक है। चीज़ें आपको मिल जाएंगी थोड़ी थोड़ी, ये मतलब अगर आपको उसमें से गौरी, इसमें जो लेटर वाला है वो आप कर सकते हो, जो पंजाब के अंदर है, ठीक है, वो फिर भी ठीक है। भैया चितकारा यूनिवर्सिटी कैसी है? अच्छी है यार, मैं तो चितकारा में गया था सेमिनार के लिए, बढ़िया लगा था मुझे। पर आप जब भी किसी कॉलेज को पूछो तो कंपेयर करो दो में, चितकारा, मतलब सारे अच्छे हैं। आप मेरे को कोई कॉलेज पूछोगे, मैं किसी को गंदा नहीं बोलूँगा, आप दो बोलोगे मैं एक बेहतर बता दूंगा। भैया एनएसयूटी वर्सेस डीटीयू, अगर आप कंप्यूटर साइंस वगैरह जैसी ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हो, दोनों 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 भाई बहन हैं, दे आर ट्विन ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है। तो एकमात्र डिफरेंस जो आएगा, एनएसयूटी की कट ऑफ ऊपर जाती है, मतलब हायर रैंक वाले बच्चे थोड़ा सा एनएसयूटी में आपको दिखेंगे। क्यों? बस वो एक ट्रेंड चला पड़ा है। एनएसयूटी में नंबर ऑफ़ सीट्स कम है मेन कैंपस के अंदर, और लगभग सेम नंबर ऑफ़ कंपनी दोनों कॉलेजेस में आती हैं। तो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ जो है वो आप देखोगे एनएसयूटी के अंदर जाती है। फिर बाकी जो कोर ब्रांचेज हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, सिविल वगैरह, ये सब हो गई, तो इसकी कट ऑफ डीटीयू के अंदर ऊपर जा रही होती है। तो अगर आपको कोर करना है देन डीटीयू इज़ बेटर। अगर आपको कंप्यूटर्स करना है, बोथ आर इक्वली गुड, मतलब मैं बेटर बोल लूँगा नहीं एनएसयूटी को, पर हाँ कट ऑफ एनएसयूटी की थोड़ी सी ऊपर जा रही है, एक ट्रेंड हमेशा से देखा गया है, तो यू कैन प्रेफर एनएसयूटी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, आपका घर कौन से कॉलेज के पास है। अगर आप दिल्ली के बच्चे हो तो आप वो देख सकते हो। आप रोहिणी साइड वगैरह रहते हो तो डीटीयू इज़ मोर प्रेफरेबल। आप द्वारका साइड रहते हो देन एनएसयूटी इज़ मोर प्रेफरेबल, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम रोज का 2 घंटे कौन लगाएगा वरना, ठीक है, दूर दूर है ना थोड़े कॉलेजेस। और किस में आपको हॉस्टल की सुविधा मिलने के चांस हैं, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो, राइट, ये कुछ आपको चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। कैंपस डीटीयू का थोड़ा सा बड़ा है, लगभग डबल साइज़,
पर एनएसयूटी का छोटा आपको कहीं से नहीं लगेगा, दोनों कॉलेज आप घूम के आ सकते हो, राइट। कैंपस लाइफ किसकी बेटर है? एनएसयूटी इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन सिटी, मतलब शहर के एकदम बीच में है, तो घूमने की जगहें बहुत मिल जाएंगी आपको। दिल्ली के सबसे बड़े मॉल मिल जाएंगे आपको, सबसे अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी एनएसआईटी। डीटीयू थोड़ा गांव की तरफ आ जाता है, थोड़ा सा आउटर स्कर्ट्स ऑफ दिल्ली पे है। तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो नापनी होती हैं। डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। ये बोर्ड वाले बैच में मेरे से ऐसी इंजीनियरिंग वाली बातें क्यों करवा रहे हो भाई, बाकी बच्चों को बोर कर रहे हो यार। अब आप चाहे किसी भी बोर्ड के हो, अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी आती हैं तो हम एनसीईआरटी को पूरा करा रहे हैं, हम एनसीईआरटी को ढंग से पूरा करा रहे हैं, ठीक है। हाँ, हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोलते हैं तो हम सीबीएसई बोर्ड के बोलते हैं, क्योंकि मान सेंस नहीं बनता ना सारे बोर्ड के अलग अलग लिखूँ मैं, पर हम एनसीईआरटी ढंग से करा रहे हैं। भैया मेरी स्पाइन सर्जरी है ट्यूसडे को, हाउ डू आई टेक क्लासेस? अरे यार आज तक ध्यान रखो अपना, ठीक है। रिकवर करना ज़रूरी है क्योंकि अभी सर्जरी है, फिर बाद में हमें पेपर देने भी जाना है, राइट। मुझे नहीं पता माइनर है या बिग सर्जरी है, कैसे है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एक मतलब 2-3 दिन का रेस्ट ले लो। आपको लगता है आप पढ़ सकते हो तो अपने आगे से सिर्फ सामने क्लासेस ऑन करके छोड़ देना और सुनते रहना वो टीचर क्या बोल रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है। नहीं तो जो भी चैप्टर पढ़ाया गया बाद में कवर किया जा सकता है, आप या तो यहीं से देख सकते हो रिकॉर्डेड, नहीं तो बाद में वन शॉट हैं यूट्यूब वगैरह पे डले हुए हैं, वो भी देख सकते हो, राइट। पहले रिकवरी पे थोड़े दिन ध्यान देते हैं और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रिकवरी। भैया बेसिक टाइम टेबल बता दो हमें। एल्बिन राजेश आप ये देखो यार, हर बच्चे को अपना टाइम टेबल स्वयं बनाना पड़ेगा, पर आप ये चीज़ कर सकते हो एक, इफ़ यू वांट टू। कि मान लो जैसे आपका दिन है तो उसमें अपने 2 सब्जेक्ट रखो, एक रखो मेजर सब्जेक्ट, एक रखो माइनर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट वो है जिसे हम दिन के अंदर 8 घंटे पढ़ रहे होंगे, माइनर सब्जेक्ट वो है जिसको हम दिन के अंदर 4 घंटे पढ़ रहे होंगे। मेरा मानना ये है कि दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा ना करें तो ठीक है। अगर आप 5 सब्जेक्ट का एक साथ चलाओगे तो होच पोच फील होता है। अगर आप एक सब्जेक्ट ही चलाओगे 5 दिन तक, एक सब्जेक्ट फिजिक्स ही अपनी स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो, तो इवेंचुअली क्या होता है कि बाकी सारे चैप्टर पे से ग्रिप छूट जाती है धीरे धीरे, ठीक है। एक तो स्ट्रांग हो गया, बाकी सारी ग्रिप छूट गई, तो ये भी नहीं करना। 2 सब्जेक्ट जब आप रखते हो तो होता क्या है, हर एक सब्जेक्ट एक तो लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहेगा। जिस फिजिक्स को पहले आप सिर्फ 5 दिन दे रहे थे, अब उस फिजिक्स को इसके साथ आप चाहो तो 10 दिन दे सकते हो, क्योंकि पैरेलल चल रही हैं। तो जब 10 दिन रहता है, टच ज़्यादा है, तो आपकी मेमोरी में भी लॉन्गर स्टे करेगा, क्योंकि आप हर दिन उससे थोड़ा थोड़ा टच रहते जा रहे हो। और नंबर, फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, आपने कितनी बार उस चीज़ को टच किया है। बोर नहीं होते हो आप, एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टर्म समय भी दे सकते हो। तो हमने आपके शेड्यूल के अंदर भी इसलिए 2 क्लासेज ही रखी हैं हर दिन, राइट। और इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की क्लास है हर दिन मॉर्निंग में, सबसे पहले मैथ्स की क्लास हो रही है। क्यों? क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप पहले पढ़ के आपने समझ लिया तब आपके याद रहेगा। और रटने वाले सब्जेक्ट्स हमने पेपर के पास रखे हैं, ठीक है। जैसे आपके पेपर सबसे पहले मैथ्स कराया जाएगा समझने वाला, उसके बाद रटने वाले होंगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर वो जंप होते रहेंगे। मैथ्स के साथ पैरेलल हमने एक माइनर सब्जेक्ट रख दिया है, वो माइनर सब्जेक्ट अभी आपका फिजिक्स चल रहा है, अब फिर केमिस्ट्री चल रहा है। तो एक एक चैप्टर में बदलता जा रहा हूँ, एक हमने फिजिक्स का रख लिया, फिर एक हमने केमिस्ट्री का रख लिया, फिर एक हमने फिजिक्स। तो अगर जो हमने शेड्यूल आपको दे रखा है योद्धा बैच का, वही है जो मैं अपने एंड से बेस्ट टाइम टेबल आप लोगों के लिए बना सकता था। तो अगर आप उसे रिलीजियसली फॉलो करते हो, दिन में 2 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स को आप अपना मेजर बना सकते हो, फिजिक्स है उनको अपना आप माइनर बना सकते हो, केमिस्ट्री को माइनर बना सकते हो। आपको लगता है कि भैया मैं मेजर माइजर 8 और 4 घंटे का नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये 7 घंटे का हो, ये 5 घंटे का हो, दिस विल बैलेंस आउट वेल, तो आप ये भी कर सकते हो। मैंने एक बेसिक रोड मैप बनाया है। किसी को लग सकता है कि नहीं जी मैं तो दोनों को बराबर बराबर देना चाहता हूँ, मैं तो इसको भी 6 देना चाहता हूँ, इसको 6 देना चाहता हूँ, वेरी गुड, ये भी आप कर सकते हो। वट एवर वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू, बट 2 सब्जेक्ट के पास रहना रहना। अब इसके साथ आप जो इंग्लिश करते हो रात को, ये आपका 3rd सब्जेक्ट हो सकता है।
पर ये तो हम बेड पे जाने के बाद अपना इंग्लिश का चैप्टर समरी देखेंगे या खुद रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ में हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो निकलता रहता है। तो आई गेस ये एक ऐसी चीज़ है जो आप फॉलो कर सकते हो। फिर टाइम टेबल में मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप टाइम टेबल बनाओ, मान लो आपने ये कहा कि भाई ये मेरा टाइम टेबल होने वाला है, इसके अंदर मैं सुबह उठ जाऊँगा एकदम 9 बजे, पिछली रात को बनाया आपने, या आपका टू डू वाला है कि अगले दिन मैं ये करूँगा, फिर मैं 11 बजे ये करूँगा, फिर मैं 12 बजे ये करूँगा, फिर मैं 1 बजे ये करूँगा, और ऐसे कर करके आपने बना दिया कि मैं 9 बजे ये करूँगा, 12 घंटे का शेड्यूल बना दिया। पर जब आप असलियत में उठे, ठीक है, आप देखते हो अरे यार मैं तो उठा ही सुबह 11 बजे हूँ, तो अब क्या करेंगे, अब हम इस टाइम टेबल के तो पहले ही काटा मार देंगे, और अब आपको अपना एक नया टाइम टेबल बनाना है, मेक अ फ्रेश टाइम टेबल, और उसमें दोबारा सेट करो कि 11 से मुझे क्या करना है, फिर 1 बजे मुझे क्या करना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप 11 बजे ये 9 बजे वाला काम करोगे, सिर्फ इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे, ये तो हो ही नहीं सकता फॉलो। अब क्या होगा, आप एक तो लेट उठे, और जो बचा हुआ टाइम टेबल है, क्योंकि आपको पता है आप फॉलो नहीं कर सकते, उसको फॉलो भी नहीं करोगे। अब जो 12 बजे वाली चीज़ होनी थी वो पता नहीं हो ही नहीं रही, वो पता चला आज शाम को 4 बजे हो रही है, वो और डिले होता जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो, तो हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं और एक नया प्लान बनाते हैं फिर हमेशा, राइट। हमेशा देखो कि यार दोनों के अंदर जो टू डू था और जो मेरा एक्चुअल हुआ है कि मैंने एक्चुअली क्या काम किया, उसमें मैं कहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे सबसे पहले दिख रहा है यार उठे ही नहीं टाइम पे, क्यों नहीं उठा मैं टाइम पे, मैं 11 बजे क्यों उठा, क्या मैं रात को लेट सोया था। हाँ, तो हम सबको उत्तर पड़ा है, इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई आपको। तो टाइम पे सोना स्टार्ट कर दो। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हमारे टाइम में हमें पापा कहते थे, हमें बड़ा अजीब लगता है, क्या पापा सेम बकवास बार 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 बार। अब जब आ जाते हैं तो मैं देखता हूँ क्या डिफरेंस है, कोई नहीं। बस कुछ लोगों ने अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर रखा है, कुछ ने नहीं कर रखा। कुछ लोग फोकस थोड़े ज़्यादा हैं, कुछ लोग कम हैं। कुछ लोगों में दृढ़ता थोड़ी सी ज़्यादा है कि एक चीज़ स्टार्ट कर दी तो ख़त्म तो पक्का करूँगा, बीच में रोकने वाला तो मैं हूँ ही नहीं। और कुछ में है कि जैसे कोई चीज़ पास में आई, अरे मैं तो यूपीएससी निकालूंगा कल को, अरे मैं तो कल को कैट एग्ज़ाम निकाल लूँगा, अरे मैं तो ये कर लूँगा, अरे मैं तो ये कर लूँगा। पर जो सामने चीज़ है वो नहीं करी हमने, राइट। दैट्स इट भैया। स्पोर्ट्स क्या इवनिंग में करें, इट्स अप टू यू यार। 40 मिनट हमें एक्सरसाइज करनी है, कैसे ही कर लें, बॉडी में थोड़ा खून बहेगा तो आप अच्छे से फोकस कर पाओगे, बढ़िया पढ़ पाओगे, ठीक है, थोड़ा इन्जॉय कर पाओगे, नेचर को देख पाओगे, थोड़ा सा अलग अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं। आप अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हो, इवनिंग भी कर सकते हो। दोपहर अवॉइड करना, धूप आ चुकी है अब, ठीक है, पता चला बीमार हो गए हम। भैया क्या एक चैप्टर के लिए 6 आवर काफ़ी हैं? ये क्या आप टीचर के पढ़ाने की साइड से बोल रहे हो या खुद के पढ़ने की साइड से बोल रहे हो? टीचर्स यार मेजॉरिटी हर चैप्टर को 3 से 4 क्लासेस में कर रहे हैं, विच इज़ 6 to 8 आवर्स, ठीक है। बड़ा चैप्टर है तो 8 घंटे, छोटा चैप्टर है तो 3 घंटे, बहुत ही छोटा चैप्टर है तो मे भी 4 घंटे में भी आपको करा देंगे वो। अब उसके बाद आपके दिन की 4 घंटे की क्लास है, डजन मीन आपको भी घर जाके सिर्फ 4 घंटे पढ़ना है, आपको 1.5 टाइम्स मिनिमम पढ़ना है। दिन की अगर 4 घंटे की क्लास हैं तो इसका 1.5 टाइम्स कितना है, 6 घंटे। तो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए, चीज़ समझ में आई? तो अगर आपको एक चैप्टर 6 घंटे में पढ़ाया जाता है, राइट, तो उसके लिए आप घर में जाके 10 घंटे और लगाओगे उसके ऊपर मिनिमम, जहाँ पे आप उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह सारी चीज़ें वो पढ़ रहे हो, ठीक है। ये तो मिनिमम बता रहा हूँ, मैं तो कहूँगा 12 घंटे और लगाओ, तो टोटल 18 घंटे लगा रहे होंगे हम उस चैप्टर पे। चीज़ समझ में आई? तो एक चैप्टर को एक तरह से 2 दिन का जूस मिल रहा है। आप अगर दिन में 9-10 घंटे पढ़ते हो तो 2 दिन का जूस एक सिंगल चैप्टर को मिलेगा, तब जाके वो चैप्टर ख़त्म हो रहा होगा। भैया वेकिंग अप एट 4 AM इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, गोइंग टू बेड एट 10 PM, व्हाट टू डू? तो जसप्रीत शर्मा किसने कहा है सुबह 4 बजे उठने के लिए? कोई अवार्ड दे रहा है? अरे 4 बजे उठ गए, वाह। अगर आपको लगता है 4 बजे उठ के आपको, देखो यार मैं बहुत 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 अच्छे से मैं एक चीज़ बता देता हूँ, राइट। इस दुनिया में आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो सुबह 3 बजे उठते हैं, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो सिर्फ 2.5 घंटे सोते हैं, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो 4 घंटे सोते हैं, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो 10 घंटे सोते हैं। आपको अपना स्वीट पॉइंट देखना है। अगर आपको लगता है यार मैं 4 बजे नहीं उठ सकता, मैं 6 बजे उठ सकता हूँ, तो 6 भी एक अच्छा नंबर है। आपको लगता है मैं 7 बजे उठ सकता हूँ, तो 7 बजे उठ जाओ, किसने मना किया है?
पनिश थोड़ी ना करना है हमें। आपको लगता है 6 घंटे की नींद कम है, 7 घंटे की लो, हम बचे हुए घंटों में पढ़ लेंगे। हमें तो सिर्फ 10-12 घंटे ही तो पढ़ना है, निकाल लो 24 में से। ठीक है, पनिश मत करो अपने आप को ऐसे, फिर गिल्ट में रहोगे, अरे मैं 4 बजे नहीं उठूँ, क्यों उठना है, 6 बजे उठूंगा मैं आराम से। अपना 10 बजे सो, 6 बजे उठो, सो 10 बजे, उठो 6 बजे, 8 घंटे की नींद ले लो। जितना बढ़िया नींद लोगे, जितना फ्रेश उठोगे, उतना बढ़िया बुलबुल की तरह पढ़ोगे। राइट। भैया सीयूईटी में मार्क्स सिस्टम होगा या रैंक सिस्टम? मेरे हिसाब से तो रैंक सिस्टम होगा यार। कोई भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें रैंक सिस्टम होता है, मतलब किसी भी एग्ज़ाम का आप देखोगे, मार्क्स सिस्टम मेरे को नहीं लगता, क्योंकि रैंक सिस्टम बांट देता है बच्चों को, समझ रहे हो? मतलब पता चल जाता है रैंक 1 कौन है, रैंक 2 कौन है, रैंक 7 कौन है, रैंक 11 कौन है। जब 98% आते हैं, 10 बच्चों के समझ नहीं आता किसको ऊपर नीचे रखें, तो रैंक सिस्टम वो सेग्रीगेशन दे देता है। तो अगर सिलेबस ईजी है, ईजी इन द सेंस बोर्ड्स की पढ़ाई को ईजी कहा जाता है यार, अगर आप बाकियों से कंपेयर करोगे, तभी तो सब लोग 98-99% ला पा रहे हैं, 100% भी ले आते हैं सब्जेक्ट्स में। तो अब कॉलेज कैसे सेग्रीगेट करे, बहुत सारे बच्चे एक सिंगल सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए रैंक सिस्टम वाला मेक्स मोर सेंस। बाकी देखते हैं ये क्या इंट्रोड्यूस करेंगे। प्रशांत राणा, एक तो जो आप इंजीनियरिंग में ब्रांच लो, उसी ब्रांच का आपको जॉब मिले ऐसा, या आप जॉब कर रहे हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आज के समय। हमें लगता है कि हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये आपने एक ऐसी ब्रांच बता दी जो कि आधे से ज़्यादा कॉलेजेस में तो आपको मिलेगी ही नहीं। राइट, ये किसी प्राइवेट कॉलेज में आप जाओगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर लो, तो पहले तो समझने में दिक्कत हो जाती है इस ब्रांच में होता क्या होगा। आप उसका सिलेबस खोल के देखो, क्योंकि एक जनरल नहीं है ना, कि कंप्यूटर साइंस हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, इंस्ट्रूमेंटल हो गई, सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई, केमिकल हो गई, टेक्सटाइल हो गई, बायोटेक हो गई, इन सब के बारे में हमें पता है। अभी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अब इसका फ्यूचर है क्या, कौन सा कॉलेज ऑफर कर रहा है ये? राइट। तो मतलब देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी इवन इफ़ यू टेक दिस यू माइट बी स्टडिंग फॉर कंप्यूटर साइंस, और हम मे भी एक या तो टेक या नॉन टेक कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इवेंचुअली। राइट, सो व्हाट कंपनी, व्हाट ब्रांच यू चूज़, उसका ये नहीं है कि आप ज़रूरी है कि उसी ब्रांच में जा रहे होगे। आप किसी भी आईआईटीज़ के अंदर जाओगे, आपको क्या लगता है टेक्सटाइल वाले सारे टेक्सटाइल कंपनी में जाते हैं? जिनकी सिविल इंजीनियरिंग है वो सारे क्या सिविल इंजीनियर बन के बैठे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारे क्या, एक बहुत छोटा पोर्शन बन के बैठा है, बाकी सारे क्या कर रहे हैं? ये जितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जितनी ऑलरेडी बिल्ड कंपनी है, वहाँ पे या तो वो टेक का काम कर रहे हैं, नॉन टेक का काम कर रहे हैं। नॉन टेक मतलब क्या हो गया? नॉन टेक का मतलब ये नहीं कि वो पुल बना रहे हैं, वो तो होता है कोर। कोर होता है कि अगर आपकी टेक्सटाइल ब्रांच है तो आप टेक्सटाइल का ही काम कर रहे हो, सिविल है तो सिविल का ही कर रहे हो, केमिकल है तो उसी से रिलेटेड कर रहे हो। कोर कंपनियां तो बहुत कम आती हैं, जो ब्रांच का नाम है वही काम करो, ये तो सबसे कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। सबसे ज़्यादा आ रहा है टेक, कि लोग भाई आईटी का काम कर रहे हैं अपना, फिर हो रहा है नॉन टेक। ठीक है, तो नॉन टेक वगैरह में क्या है, काफ़ी सारे ये बैंक्स आ जाते हैं, इधर उधर की कंपनियां आ जाती हैं, और वो कहती हैं चलो भाई बैठो, ये हमारा डेटा है, इसको क्रंच करो, ये करो वो करो, मतलब वो भी। एनआईटी कुरुक्षेत्र वर्सेस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली एनआईटी कुरुक्षेत्र। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप सेम ब्रांच की बात कर रहे हो। भैया आईआईटी एंड ट्रिपल आईटी में क्या डिफरेंस है? एक आई का। आईआईटी तो हमें पता ही है यार, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया के अंदर लगभग 23 आईआईटीज़ हैं, 23 आईआईटीज़। ट्रिपल आईआईटीज़ इंडिया के अंदर 26 हैं। अब ट्रिपल आईआईटीज़ तीन प्रकार की हैं इंडिया में।
पहली जो हैं आपकी वो हैं सेंट्रल ओन्ड ट्रिपल आई टी, जो कि सरकारी ट्रिपल आई टीज़ हैं, जहाँ पे फीस थोड़ी सी कम लग रही होगी। ठीक है, जैसे कि चाहे हम ट्रिपल आई टी बैंगलोर की बात कर लें, इलाहाबाद की बात कर लें, ग्वालियर की बात कर लें, ये टॉप 3 आपकी आ जाएंगी सेंटर के अंदर। फिर होती हैं आपकी कुछ जो प्राइवेट ओन्ड होती हैं, जैसे ट्रिपल आई टी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाली जो है ये प्राइवेट ओन्ड है। या फिर ट्रिपल आई टी हैदराबाद हो गया, वो अलग फॉर्म है, फुल फॉर्म है उसका। तो एक तो हो गई इंडियन वाली ट्रिपल आई टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आती हैं, एक हो गई ये ट्रिपल आई टी दिल्ली जो इंद्रप्रस्थ नाम से स्टार्ट होती है, एक हो गई ट्रिपल आई टी हैदराबाद जो कि इंटरनेशनल नाम से स्टार्ट होती है। ठीक है, फर्स्ट आई इज़ फॉर इंटरनेशनल। तो 3 आई के 3 फॉर्म हो गए। फर्स्ट आई एक में इंटरनेशनल है, एक में इंद्रप्रस्थ है, एक में इंडियन है। पर हाँ, उन सभी को हम ट्रिपल आई टीज़ बोल देते हैं, राइट। सबसे टॉप पे आएगी ट्रिपल आई टी हैदराबाद, देन ट्रिपल आई टी दिल्ली इज़ ऑल्सो गुड, ट्रिपल आई टी इलाहाबाद, बैंगलोर, ग्वालियर, ये टॉप 5 ट्रिपल आई टीज़ हैं। सिमिलरली अगर आप एन आई टीज़ की बात कर रहे हो, टॉप 10 एन आई टीज़ ऑफ इंडिया आर TRS ट्रिची, रौड़केला, सूरतकल, WKD वरंगल, कुरुक्षेत्र, दुर्गापुर, ACJ इलाहाबाद, कैलिकट एंड जयपुर, ये टॉप 10 आपकी NITs आ जाएंगी, राइट। एंड सिमिलरली टॉप 5 ट्रिपल IITs भी मैंने आपको बता दी हैं। दैट्स इट। IITs भी बहुत सारी बनी हुई हैं, ठीक है। NITs इंडिया के अंदर 31 हैं। देयर आर 31 NITs इन इंडिया। भैया योद्धा के डाउट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप प्लीज़। मेरे को यार टेलीग्राम ग्रुप समझ नहीं आता। मेरे को टेलीग्राम चैनल फिर भी समझ में आ जाता है कि अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताना है तो मैं आप लोगों को बता दूं किसी माध्यम से, ऐप के नोटिफिकेशन से भी कुछ फास्ट हो, तो उसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है। टेलीग्राम ग्रुप मेरे को समझ नहीं आता, उसमें मेरे को लगता है कि वो एक बहुत बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप हो गया। अब व्हाट्सएप ग्रुप में चैटें हो रही हैं और मैंने बहुत कम देखा है डाउट सॉल्व हो रहे हूँ। डाउट सॉल्व से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं। जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, गूगल कर लो, गूगल कर लो यार। अगर कोई भी सॉल्व करने वाला नहीं मिल रहा, ठीक है, कहीं भी सॉल्व नहीं हो रहा, गूगल कर लो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप तो एक बहुत बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप हो जाता है। टेलीग्राम चैनल मेक सेंस क्योंकि वहाँ पे सिर्फ टीचर बोल पाता है, तो जो इंपॉर्टेंट होगा वो आके बता देंगे, फिर बोलेंगे घर जाओ। टर्म टू वीडियो फॉर कंप्यूटर साइंस क्या बनाए उसमें देखना पड़ेगा। पढ़ा तो रखा है यार CS पूरा, पिछले साल देखोगे तो। भैया इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ के नाम कैसे याद हैं? बेटा 87 यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार ले लिए, नाम नहीं, मतलब इनके बच्चे याद नहीं है, पर मतलब पता है अंदर से कैसे कॉलेजेस हैं, क्या हैं, नहीं हैं। तो कॉलेजेस का अगर तुम्हें जानना है तो मैं मतलब लमसम बोल सकता हूँ कि आपको मैं सॉर्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस दे दूंगा। तो आपको जो पूछना है पूछ लेना, एक डेडिकेटेड भी रख लेंगे। मैं ज़्यादा नहीं, मेरे को इंजीनियरिंग और दिल्ली यूनिवर्सिटी इनके बारे में आप कितना भी पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ के सेमिनार सबसे ज़्यादा लिए हैं मैंने, राइट। भैया मुझे एविएशन इंडस्ट्री में जाना है, क्या मुझे CUET देना ज़रूरी है? देखो यार, एक जब आप बोलते हो एविएशन इंडस्ट्री तो उसमें थोड़ा ऐसा ना, आपको ऐसे थोड़ा बड़ा, थोड़ा स्पेसिफाई कर लो उसके अंदर, या स्पेसिफाई करके पूछो कि एविएशन इंडस्ट्री में तो यार पायलट भी आता है, और बीच में जो जब हम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम क्रू मेंबर्स होते हैं, वो भी आते हैं, ठीक है। मतलब एयरपोर्ट पे जो व्यक्ति है सब आ गए, आपको कौन सा बनना है, मतलब वो थोड़ा स्पेसिफाई कर लो, राइट। और उसके बाद फिर क्या मुझे CUET देना ज़रूरी है? CUET तो बस अब आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है या नहीं, उस पर मैटर करता है। अब आपको एविएशन इंजीनियर बनना है तो फिर हम IIT खड़गपुर से करेंगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ठीक है। आपको पायलट बनना है तो हम पायलट का कोर्स करेंगे। आपको क्रू मेंबर बनना है फिर तो साइंस की ज़रूरत ही क्या है, मेरे हिसाब से आर्ट्स कॉमर्स सभी कर सकते हैं वो तो, मतलब तो
आपको ये देखना है आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। क्या वो कॉलेज एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? तो अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो हाँ भाई, CUET का हमारा हो सकता है इस बार उसके ऊपर फ़र्क पड़े। ठीक है। कौन से 45 यूनिवर्सिटीज़ उसके अंदर आते हैं, जो मैंने वीडियो निकाला यूट्यूब पे, कमेंट्स में जो टॉप कमेंट है उसमें उनकी लिंक दे दिया मैंने, कौन से 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ जाके देखो। राइट भैया, आई ओनली गॉट 65% इन टर्म 1, आई एम गेटिंग वेरी वरीड, कांट फोकस प्रॉपरली नाउ। चिंता छोड़ दो यार और पढ़ना स्टार्ट कर दो, हो जाएगा। मेरे एक बार फिज़िक्स के टीचर ने मुझे कहा था, जब मैं 12th के अंदर था, पाजी थे सर, तो पाजी ने कहा कि भाई, अच्छा मुझे बाद में पता चला पाजी का मतलब बड़े भैया होते हैं, सभी को पाजी नहीं कहना चाहिए। तो उन्होंने, सर ने हमें कहा कि भाई सारे बच्चे हैं ना, तुम परेशान रहते हो कि तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस नहीं हुआ, आधा टाइम तो यही बोलने में टाइम वेस्ट कर देते हो। अगर उसको एक कोने से पकड़ के दूसरे कोने तक करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। और वो बात सुनी तो लगा कि यार हाँ, मतलब ये इतनी ऑब्वियस सी चीज़ है, पर हमें रियलाइज़ क्यों नहीं हो पा रही। हम बस ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिज़िक्स में वो छूट गया, मैथ्स में वो छूट गया, करते हैं तब तो हो ही जाता है सिलेबस। भैया आई एम वेरी कन्फ्यूज कि मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, कैन यू हेल्प मी विद दिस। अस्मित पटनायक, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अ ड्रॉप ईयर, यू विल डेफिनेटली टेक अ ड्रॉप ईयर। ये मैंने यूजुअली देखा है, क्योंकि फिर आप अपने इस साल वाले अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं होते, आप सोचते हो अगले साल कर लेंगे, तो इस साल नंबर आते नहीं, फिर आप अगले साल कर रहे होते हो। तो जब तक पेपर ना दो तब तक मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, भूल जाओ कि इवन कि आपके पास एक ड्रॉप ईयर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। अब एक बहुत और कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको पहले से प्री डिफाइंड है, साल 2 साल से उन्हें पता है कि हमें भाई 12th क्लास तक JEE नीट की तैयारी नहीं करनी, 12th क्लास तक हम सिर्फ बोर्ड की तैयारी करेंगे। जैसे ही मैं 12th का बोर्ड एग्जाम दूंगा, फिर मैं 1 साल सिर्फ JEE या नीट को डेडिकेट करूंगा और अपना एग्जाम निकालूंगा। अगर आप वो बच्चे हो जो कि अपने प्लान के हिसाब से चल रहा है और उसके प्लान में ड्रॉप ईयर लेना है, देन वेल एंड गुड, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप वो बच्चे हो जो 2 साल से JEE नीट की तैयारी कर रहा है और अब जब पेपर 1 महीने बाद है तब सोच रहे हो मैं ड्रॉप ईयर ले लूँ, अब आप तो आप इस साल का अटेम्प्ट खराब करोगे और अगले साल का ड्रॉप ईयर ही लोगे फिर आप। तो ऐसे सोचना ही नहीं है कि आपके पास अटेम्प्ट भी है वो। ठीक है। सूर्या ऑलरेडी कवर्ड, गोपाल जोशी ऑलरेडी कवर्ड। कंसिस्टेंसी कैसे लाएं बताया तो, फोकस बढ़ाओ इधर। ठीक है। तो भैया ईगो कैसे साइड रखें, रमन अभी ईगो आ गया। ओह भाई साहब, अभी, भाई अभी ईगो आ गया, किस बात का मतलब? अरे हमेशा ध्यान रखो, 18 साल की उम्र में तो हम 0 साल के हुए हैं। अब 0 साल के बच्चे में वे पैदा हुए हैं जस्ट हम, क्योंकि हमने अभी आउटर वर्ल्ड देखी नहीं, अभी तक तो हमें मम्मी पापा पाल रहे थे। राइट, मैं 6 साल का हुआ हूँ यार। कहाँ का ईगो, अभी अभी किस बात का ईगो, अभी कहाँ का, क्या बात कर रहे हो हैं? ईगो किस ईगो को कैसे हैंडल करिए तुम? क्या बहुत बड़ी, क्या खेत, बहुत बहुत ज़्यादा ज़मीन है क्या? पापा विधायक है, चाचा विधायक है, क्या, किस बात का कमेंट? और वो तो पापा है ना, हमें तो अपने ऊपर का होना चाहिए। और घमंड क्यों रखें, एरोगेंट आदमी, घमंडी आदमी, ठीक है, वो कभी ग्रो नहीं करता। ईगो क्यों रखना है? यहाँ पे भगवत गीता में बेचारे कृष्ण जी बता बता के थक गए कि भाई फैम्प से दूर रहना है, FAAMP। फियर नहीं होना चाहिए, एंगर नहीं आना चाहिए, अटैचमेंट नहीं आना चाहिए, मिजरी से और प्लेजर सबसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पहले 4 तो मैंने कर लिए, 5वां जो प्लेजर है ना, उस पर थोड़ा वर्क करना सबसे मुश्किल है कि आप प्लेजर से भी दूर रह पाओ। राइट, छोटे मोटे प्लेजर, आपको इस चीज़ में मज़ा आता है, आप वो चीज़ कर रहे हो प्लेजर के लिए, ये अगर चीज़ कर ली तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते। राइट। भैया सिटिंग हैबिट नहीं बन रही, स्टार्ट विथ 25 मिनट्स। ठीक है। हर व्यक्ति का पहले पुराने ज़माने में रिसर्च है, फोकस स्पैन 25 मिनट का होता था, जब 40 सेकंड का दिखाती है रिसर्च।
तो आप बैठोगे 25 मिनट आप आराम से बैठ सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और यार, आपको कभी भी अपना एक जोन आता है ना, जो पढ़ाई में फोकस बनता है अच्छे से, आप गहराई में आप अपने एक जोन में घुसते हो, उसमें घुसने में हमें 10-1 मिनट लग जाते हैं। तो अगर आप बार बार अपनी चेयर से उठने वाले व्यक्ति हो ना, तो ये हर 15 मिनट में उठ रहा है, 1-1.5 घंटे में उठते हो, समझ में आता है थोड़ा सा, ठीक है। फिर दोबारा बैठ जाओ। जैसे 3 घंटे की आप रेगुलर सिटिंग भी मार रहे हो, उसमें 1-1 घंटे के गैप के बाद थोड़ा सा उठ के यूँ बॉडी इधर लेफ्ट राइट कर ली, 15-20-30 सेकंड का गैप लेके वापस बैठ जाओ, इट्स ओके। बॉडी बैठी रहनी पूरे टाइम नहीं चाहिए। जैसे अभी हमें काफ़ी टाइम हो गया, हम क्या कर लेंगे, हम थोड़ी सी देर खड़े हो जाएंगे, हमें 1.5 घंटा हो गया, क्योंकि हम थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेंगे बस, और अपना वापस आ जाओ, ठीक है। 2-3 बार अपनी फीट टच कर लो, ख़त्म, राइट। भैया एनिमेशन इंक्लूड कर सकते हैं योद्धा बैच में, किसी भी लाइव बैच में यार एनिमेशन इंक्लूड करना मतलब पॉसिबल नहीं है। मतलब वो कैसे करेंगे, रिकॉर्डेड में तो बहुत टाइम लगता है। मतलब दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड रिकॉर्डेड। मतलब दिस इज़ आयरनी। अगर मुझसे कोई पूछे कि लाइव एंड रिकॉर्डेड में विच वन इज़ बेटर, मुझे तो रिकॉर्डेड बेटर लगते हैं टू बी ऑनेस्ट, बट फॉर सम रीज़न बच्चे हमेशा लाइव कहते हैं, मुझे समझ नहीं आया आज तक। तो पर मैंने देखा है कि इवेंचुअली आफ्टर परचेजिंग द कोर्स डाउन द लाइन आफ्टर फ्यू मंथ्स बच्चे भी सोचते हैं कि हाँ रिकॉर्डेड बेटर है, पर कोर्स परचेज करने से पहले वो सोचते हैं कि लाइव इज़ बेटर। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट एनिमेशन एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो वो तो हमने कर ही रखे थे ऑलरेडी, लाइव भी अवेलेबल है, दोनों चीज़ अवेलेबल हैं। अब रिसोर्स तो सारे ही अवेलेबल हैं, राइट। लाइव में ये होता है कि जैसे कि मान लो, मेरे को यूँ लगता है कि लेक्चर रिकॉर्डेड होने चाहिए और लाइव डाउट सेशंस होने चाहिए, दैट इज़ अ परफेक्ट मिक्सचर। चैप्टर पढ़ लो जो पढ़ना है भाई, खुद पढ़ लो अपनी स्पीड पे, 1.5 2x 1x जिस पे भी देखना है। अब जो डाउट्स हैं वो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, वैसे टीचर्स के साथ आपका डाउट सेशन हो जाए। अब जिसको अटेंड करना है करेगा, जिसको नहीं है वो अपना बैठ के पढ़ेगा, मुझे वो बेस्ट लगता है। हंसराज स्टीफन किरोडिमल विच इज़ बेटर? स्टीफन्स का मतलब यार सिस्टम थोड़ा सा, स्टीफन्स की एक हाइट है, मैंने ये तब मैं बोल रहा हूँ, पहले मेरे को नहीं लगता था ज़्यादा गैप है। फिर मैंने बच्चे इंडिविजुअली वहाँ की इंटर्नशिप्स, मतलब स्टीफन्स के बच्चे हैं जिन्होंने अपनी कक्षा में इंटर्नशिप करी है, इधर उधर के और बच्चे हैं, हंसराज किरोडिमल हिंदू, तो मैंने उन बच्चों से फीडबैक मांगा कि यार कॉलेजेस के अंदर क्या हो रहे हैं। तो बाकी कॉलेजेस में जैसे कुछ कुछ टीचर्स सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, स्टीफन्स में एक पूरा एक सिस्टम माहौल सा थोड़ा सा तो वहाँ पे एक थोड़ा सा एज है स्टीफन्स के पास। और उसके बाद किरोडिमल हो गया, हंसराज हो गए, ये सब बराबर से हैं, दे ऑल आर वेरी गुड कॉलेजेस। नहीं, बोर्ड की प्रिपरेशन से WBJE एग्ज़ाम नहीं निकल रहा होगा यार। अनमोल, उसके केस में या तो आप ये वाली बुक फॉलो कर सकते हो, मेरे पास ओसवाल है, ओसवाल भी अच्छी है। मैंने ओसवाल की एक आती है, वो आप देख सकते हो। नहीं तो ये 20 ईयर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज JEE मेन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, ये भी ठीक है, राइट। इसको आप देख सकते हो, ये दोनों ही ठीक है। नहीं तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही चाहिए तो वो आ रहे हैं, हम 2019 से 2021 के 2400 क्वेश्चन हैं, इन सब के वीडियो सॉल्यूशंस ऑलरेडी लेकर आ रहे हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। वो एक और बैच है ऑलरेडी, JEE स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उन सबको तो हमने दे दिया है, बाकी सबके लिए एज अ न्यू बैच आ रहा होगा। एक बच्चा पूछ रहा है भैया टर्म 1 का वेटेज कितना होगा, टर्म 2 का फ़र्क पड़ता है? आप कंट्रोल कर सकते हो उसको। मान लो टर्म 1 का 40% है, 30% है, या 50% है, या है ही नहीं, क्या जितना भी होगा सबके लिए होगा, कम होगा ज़्यादा होगा सबके लिए होगा।
आप टर्म 2 पे ध्यान दो ना यार अपना। कैलकुलेशन करने में बैठे हो, 60% होगा, मैं इतने नंबर ले आऊँगा तो एवरेज मेरा इतना आ जाएगा। हम भी करते थे कभी कभी, पर वो फ़ायदा कुछ नहीं है, ज़ीरो है उसका। बिट्स पिलानी वर्सेस आईआईटी। 23 आईआईटी है इंडिया के अंदर, कौन सी आईआईटी की बात कर रहे हो? और पिलानी भी 3 है, ठीक है। अगर आप दोनों के टॉप पूछ रहे हो, ऑब्वियसली आईआईटी ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। पूजा राय पूछ रही है फ्री होगा? अबे हर चीज़ फ्री, हर चीज़ फ्री। ऐसा करो, मैं फ्री कर देता हूँ, इन टीचरों को सैलरी आप दे देना, ठीक है। पूजा राय ऐसा करो, मैं सब बच्चों के लिए कोर्स फ्री कर देता हूँ, इन टीचरों को सैलरी आप दे देना। कैसे फ्री होगी? हाँ, पर ये किताब जितने की आती होगी ना, इस किताब से सस्ते प्राइस की होगी। तब आपके पास ऑप्शन है, आप जाके या तो किताब परचेज कर सकते हो, उसके अंदर भी सारे टाइप हैं। काफ़ी बच्चों को वो भी अच्छा लगता है कि वो बुक परचेज कर लेते हैं और उसके अंदर टाइप सॉल्यूशन होते हैं, जो उन्हें पढ़ना है वो पढ़ लेंगे। हमने क्या करा है, उस पूरी किताब का वीडियो सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। तो और उस ये जैसे फिजिक्स की, अब कितने प्राइस की मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है 325 रुपये की। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लेते हो तो ये लगभग वही 1000 रुपये की पड़ेंगी आपको। इससे सस्ते में आ रहा है। अब क्या चाहिए, जान लोगे 2500 क्वेश्चंस, हैं। थैंक यू लवप्रीत सिंह, अच्छी बात है ये तो। चलो ठीक है यार, आज का सेशन हमने काफ़ी कर लिया है, मेरे को लग रहा है कि ठीक ठाक हो गए हैं। अब नेक्स्ट एक सेशन रखते हैं अगले संडे का, ठीक है। भैया बुक्स कितने प्राइस की हैं यार? अलग अलग की हैं, मैं अलग अलग पब्लिकेशन अगर देखूं, ओसवाल वाली थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी जितनी मुझे याद आ रही है, ठीक है। वो शायद 500-600 की थी, ये वाली थोड़ी कम है, ये 350 की है, ठीक है। मतलब सबके अलग अलग हैं, पर मेरे हिसाब से 300 से 450 की रेंज में आपको मिल जाएंगी सारी की सारी। यार बैच की टाइमिंग अब बदलना मुश्किल होगा, क्योंकि बैच की टाइमिंग है ना, कोर्स लॉन्च से पहले बताई जाती है, तो बच्चे अकॉर्डिंगली परचेज करते हैं। अब मैं बदलूंगा ना तो किसी के किसी चीज़ के साथ, ट्यूशन के साथ, किसी चीज़ के साथ क्लैश होगी, तो इसलिए थोड़ा। भैया 2022-23 ड्रॉपर्स के लिए कोर्स निकाल दो। अरे पेपर तो दे दो पहले, पेपर से पहले कोर्स निकाल दो ड्रॉपर्स का। पेपर छोड़ो यार, पेपर में पक्का नंबर नहीं आएंगे, ड्रॉपर्स का बैच निक। कैसी बात कर रहे हो यार, पेपर तो दो पहले। ड्रॉपर्स क्या होता है कि आपने पेपर दिया, नंबर कम आए, अब हम दोबारा अटेम्प्ट देना चाहते हैं, पेपर ही नहीं हुआ अभी तो। हाँ, एक पेपर तो होने दो। येस, यू कैन एक्सेस दिस रिकॉर्डेड लेक्चर। इनिशियल जो मैंने जहाँ पे सारे चैप्टर्स के बारे में बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश कैसे पढ़ने हैं, वो वाला पार्ट देख लेना, उसके बाद सिर्फ डाउट सेशन था, वो आप स्किप कर सकते हो। भैया इज एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर गेटिंग गुड रैंक इन बिट्सैट? नो। मतलब एनसीईआरटी एक बेस है यार, हेल्प करेगी, पर आप यूँ बोल दो कि इससे मैं टॉप कर दूंगा बिट, नहीं, मतलब ही नहीं है। मतलब हेल्प करेगी, पर बिटसेट में आपको थोड़ा और आना चाहिए, है ना। भैया स्टडी लोकेशन नॉट अवेलेबल, क्या करूँ? मतलब मम्मी को बोलो थोड़ा शोर कम करें, पापा को बोलो शोर कम करें, भाई बहन को बोलो देखो बरामदा वरामदा है तो वहाँ बैठ के पढ़ सकते हो, ऊपर छत वत है तो वहाँ बैठ के पढ़ सकते हो, कमरे में बैठ के पढ़ सकते हो।
मैं मतलब मेरे पापा मेरे को हमेशा एक चीज़ बताते हैं। देखो सबके पापा कुछ कुछ कहानियाँ बताते हैं, हम बहुत मजाक भी उड़ाते हैं कि उन्होंने नदियाँ पार करके पता नहीं क्या स्कूल में पढ़ने गए थे, पहाड़ों के ऊपर चढ़ के। पर जैसे पहले इतनी बिजली बिजली इलेक्ट्रिसिटी इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी। और हमारे घर में मम्मी पापा सब पापा के 5 भाई बहन, बहुत सारी गाय भैंसे, ठीक है, ये सारा सिस्टम होता था। और इतने बड़े कोई घर होते नहीं थे, वही गाँवों खेतों में जो होते हैं। पर उसके बाद माई फादर इज समवन जिन्हें पढ़ने का थोड़ा सा शौक था। कुछ लोगों को होता है ना, पढ़ने का शौक ज़्यादा है। तो ही क्लियर्ड 6 गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड इन वन ऑफ देम ही वॉज रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1। और वो अभी तक पढ़ते ही जाते हैं। कभी ले लॉ की कोर्स कर लेंगे, लॉ की डिग्री ले लेंगे। उम्र 40 से ऊपर जाती है पर डिग्री पे डिग्री डिग्री मतलब। और वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो बस घिस्सू होते हैं। सबसे शैतान व्यक्ति होता है ना, बदमाश, ऐसे जो ऐसे गाँव में बताते हैं कमर में चेन लेके घूमते थे, वो उस तरह के। स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, वो सब। तो अगर आपको चीज़ करनी है ना तो आप कर लोगे। मतलब यही है। हाँ, मैंने जो समझा है, जितने लोगों को मैंने देखा है, अगर आपको करना है तो आप कर लोगे। अगर आपको करना है तो आपको एक रीज़न काफ़ी है। बैठा के एक दिन घर वालों को समझा दो, भाई मेरे को अपना देखना है। अगर आपको भाई अपनी स्थिति से बेहतर जाना है, एक बड़े घर में जाना है, एक बेटर लाइफस्टाइल में जाना है, तो उन्हें बता दो भाई मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को पढ़ने दो। मुझे नहीं लगता कोई पेरेंट मना करेंगे फिर। ठीक है। चलो ठीक है यार, आज के भैया जिन्होंने योद्धा बैच परचेज किया था उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होना चाहिए था ना। हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, हमने उन बच्चों को फ्री में दे दिया। ऐप फ्री में दे दिया कोर्स। क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या क्या? अबे 900 रुपये से अमीर बन जाओगे क्या? तुम्हें ज़िंदगी में 900 रुपये कमाने हैं एज एन इंडिविजुअल। चलो हमारे लिए वो 900 रुपये से हम लोगों की सैलरी सारा सब कुछ दे के चीज़ें चलाते हैं। तुम्हारे 900 रुपये से तुम्हारा ज़िंदगी बच जाएगा? कहाँ कहाँ हो? 900 रुपये के लिए पढ़ रहे हो? अरे किसी बच्चे को फ्री में कोर्स मिल गया, आपको क्या दिक्कत है? मिल गया ठीक है। यूँ समझ लो आपने पैसे दे के खाया, आपके ज़्यादा चढ़ेगा। हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं अगर पैसे दे के खाते हो तो ज़्यादा चढ़ता है। डॉक्टर को पैसे दे के ट्रीटमेंट कराते हो तो ज़्यादा जल्दी सही होते हो। तो यूँ समझ लो किसी और को फ्री में मिल गया, आपको क्यों चिंता है उससे? कोई 8 लाख रुपए की चीज़ है, 8 करोड़ की चीज़ है, 80 लाख की चीज़ है। लाइफ लाइफ में डिसीजन अलग हो गया। अब मैं ये देखता रहूँ मैंने किस बच्चे को फ्री में दे दिया, यार इसको है ना शॉर्ट नोट्स कम दो, इस बच्चे को ज़्यादा दो। आप भी कल को डॉक्टर बनो, ठीक है, आप 10 लोगों का फ्री में कर देना, 10 लोगों से पैसे ले लेना, कर देना आप भी। अब मैं यूट्यूब के सारे वीडियो डाउन कर दूं क्योंकि मेरा एक पेड कोर्स चल रहा है कि भाई वो वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यही पढ़ेंगे। ऐसे थोड़ा ना होता है यार। हम्म। ऐसे थोड़ा ना होगा। अपने पे ध्यान रखो हमेशा, कभी अपने आप को ज़िंदगी में किसी से कंपेयर मत करना। अगर करेंगे यार, हमें हमें आपको हमेशा किसी ना किसी चीज़ में अपने से सवा शेर मिल जाएगा। आपकी कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, किसी की कोई अच्छी होंगी। हमेशा दूसरे की थाली का लड्डू अच्छा लगेगा। मत करो कंपेयर अपने आप को। ना अगले से जेलस रहो, अगले को नीचे लाओगे खुद नीचे जाओगे, उठाओगे खुद ऊपर उठोगे। उठाना नहीं चाहते खुद को उठाते रहो बस। इन 900 रुपये से 9 लाख रुपए निकाल लूंगा, ये जज्बा रखो। ठीक है। राइट और नॉट? भाई चित्कारा वर्सेस चंडीगढ़
CSE ब्लॉकचेन, अच्छा इन्होंने ब्लॉकचेन एक नई ब्रांच निकाल दी है इस, या ये दिस इज़ अ न्यू ब्रांच? मेरे को देखना पड़ेगा इस नई ब्रांच के बारे में कि कौन से साल निकली है ये। ठीक है, नहीं शिवांश शुक्ला कोई डिफरेंस नहीं है, वो टीचर की स्पीड का है। राघव यूजुअली जब पढ़ाते हैं, राघव भैया, तो वो थोड़ा सा टाइम लेके ज़्यादा पढ़ाते हैं। धर्मेंद्र सर हैं, वो थोड़ा सा बोलने की स्पीड थोड़ा सा करा देंगे। मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों ने ही अपना सिलेबस अच्छे से कवर कराया है, राइट। हाँ, हम किसी टीचर को ये नहीं बोलते कम पढ़ाओ। एक बच्चा कह रहा है 900 इज़ वेरी लो। वो तो है ही यार, 900 रुपये कुछ होता है क्या? हमारे टाइम में 900 रुपये में कुछ नहीं आता था यार। महंगाई बढ़ रही है। अरे 1 घंटे का ट्यूशन कर लोगे ना किसी अच्छे टीचर से, जेई नीट के, 1500 रुपये ले लेगा वो आपसे 1 घंटे के। ठीक है, 900 रुपये होता क्या है? अभी कॉलेज जाना तुम सब, ठीक है, गलती से अगर IIT जेई मेडिकल में हो, वो मांगेंगे तुमसे पहले साल आते ही, अच्छा जी 6 महीने सेमेस्टर की फीस 2 लाख रुपए दे दो। या तो JNU या दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाए तो अलग बात है, ठीक है, वहाँ फीस कम है। फोकस ऑन योर सेल्फ, राइट। चलो ठीक है यार, आज का ये सेशन मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, इंदौर में आपका इंस्टीट्यूट कब ओपन हो रहा है? इस साल हम कोई ऑफलाइन हाइब्रिड सेंटर नहीं खोल रहे हैं। अगर आपको कोई बोल रहा है तो वो झूठ कह रहा है, और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि देर इज़ अ स्कैम गोइंग ऑन राइट नाउ। ठीक है, कुछ लोगों ने कुछ सेंटर खोल लिया और बोल दिया अपनी कक्षा के सेंटर हैं, वो नहीं है। बच्चों ने एडमिशन ले लिया वहाँ पे, वो 40,000, 80,000, 26,000, पता नहीं कितने कितने पैसे दे दिए। वो पूछते हैं अपनी कक्षा का है क्या? अपनी कक्षा का है ही नहीं, पर वो झूठ बोल देते हैं कि है, और बच्चे खरीद लेते हैं। मेरा कोई सेंटर नहीं खुल रहा, ना इंदौर में, ना भोपाल में, ना जयपुर में, कहीं पे नहीं खुल रहे। हम बस यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, दिन के 8 लाख बच्चे, उसी से हम खुश हैं, हम उनके साथ जस्टिस करते हैं बस वो। ठीक है, तो गलती से कुछ अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो aman@apnikasha.net पे बताना। ठीक है, कि अगर किसी ने आपको गुमराह करके ऐसे एडमिशन ले लिया तो। ठीक है पार्थ कुमार सिंह, मैं एक बार देख लेता हूँ इसको, फिर बताते हैं। चलो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इजाज़त लेता हूँ आप सभी लोगों से। ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी सारी क्लासेस ढंग से लो, अपने जो नोट्स हैं उन्हें 3 से 4 बार रिवाइज करो। ठीक है, इंग्लिश को रात को सोने से पहले थोड़ा पढ़ लो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपने NCERT सॉल्व एग्जाम्पल्स, बैक एक्सरसाइज को महत्व देना है। आपके जो चैप्टर नोट्स मिल रहे हैं उनको महत्व देना है, उनको चाट जाओ, 3-3, 4-4 बार उन्हें पढ़ लो, कुछ बचे ना उनके अंदर, घोट लो उनको, पी जाओ, राइट। और अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो ये आपको CUET वाले एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा। क्या मैं चीज़ समझ में आ रही है? यस, ग्रेट। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं यार। और ये जो आप में से काफ़ी बच्चों ने कॉलेज से रिलेटेड डाउट वगैरह पूछे, इन सबको हम कवर कर रहे होंगे अपना कॉलेज, अपनी कक्षा और अमन तरवाल चैनल के ऊपर सारे काफ़ी सारे कॉलेज रिव्यूज आ रहे होंगे। और साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा सब सेशंस रखते हैं जहाँ पे कॉलेज रिव्यू वगैरह इन सबको हम डिस्कस कर सकते हैं, कि ऊपर के जो 70-80-90 कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के अंदर, उनके अंदर हमें कंपैरिजन बना सकें, तो आपको पता होगा कि यार कौन सी कॉलेज है, कौन सी ब्रांच है, क्या है, उसके बीच में हम कंपेयर कर सकें। ये एक ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखा है अपना कॉलेज के ऊपर, अगर आप जाओगे लगभग 1.5 साल पहले बना था, टॉप 70 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे चाहे IIT हो, NIT हो, IIIT हो, या कोई भी हो, थापड़ हो गया, पैक हो गया, VIT वेलोर हो गया, SRM हो गया, ये जितने भी BIT बिट्स दोनों अलग अलग हैं, राइट। इन सब के बारे में हमने कंपैरिजन डाल रखा है, एक प्रॉपर टेबल बना रखी है मैंने, 10 में से नंबर दे रखे हैं, कौन सी ब्रांच को, कौन सी कॉलेज को कितने नंबर मिल रहे होंगे, तो उसको आप कंपेयर करोगे। और उसका एकमात्र जो हमने बेस रखा है नीचे, वो ये रखा है कि यार कितना उसका ROI होगा, मतलब आपको कितने बढ़िया पैकेज मिल रहा होगा उस कॉलेज से, उसके अलावा कितना बड़ा कैंपस साइज है, उस सबको मैंने जीरो क्राइटेरिया दिया, सिर्फ पैसे को क्राइटेरिया दिया कि आपको वहाँ से एवरेज प्लेसमेंट कितना एक बच्चे को मिलता है, और हाँ उसमें से पढ़ने का पैसा कितना लगता है, राइट। तो इसी के साथ जनाब आज का ये सेशन समाप्त रखेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी गुड, बाय बाय, टेक केयर, सी या। अच्छा, एंड स्ट्रीम मेरे को ही करनी है, ओके।
अरे ये कैमरा थोड़ा नीचे करना चाहिए था, मैं तो थोड़ा